हाँ बाबू, मैं हूँ। हाँ। Okay, so we're live on Facebook now. Okay, so basically today we have Avinash Das with us. And yes, so we're live right now. And we have Mrityunjay Prabhakar interviewing Avinash Das. Hi. Mrityunjay, आप इंट्रोड्यूस करें। हेलो भाई, मुझे इंट्रोड्यूस कर दो। हेलो। आपकी आवाज हमारे साथी नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन किसी एक्टिविटी शुरुआत की जाए। बाकी बहुत सारे थिएटर ग्रुप और दूसरे ग्रुप जो है लाइव आ रहे थे और नए तरह की चीजें ले आ रहे थे, उससे हमें भी प्रेरणा मिली और हमने तो इसका नाम हमने गपास्टिक रखा, क्योंकि बहुत सारी करनी है, बहुत सारी करनी है और ये आर्ट और कला के दायरे के अंदर की चीजें लोग, हमारे जो दर्शक हैं और जो नए दर्शक हमसे जुड़ेंगे उनके सामने। तो पिछला एपिसोड हमने विभावरी देशपांडे के साथ किया था। मराठी की अभिनेत्री हैं और लेखिका हैं, काम है उनका आजकल चिल्ड्रन थिएटर पे और एक्टिंग में का काम है। और इस दूसरे एपिसोड में हमारे परिचय और काफी सारा काम इन्होंने है इंडस्ट्री के भीतर, अभी इनका आ चुका है। फिल्म है अनारकली फारा, जिनके निर्देशक के तौर पे हम लोग इनको जानते हैं और हाल ही में इन्होंने एक वेब सीरीज जो है सी नाम से, उसको भी दूसरी वेब सीरीज जो है इनकी जो है शूट हो चुकी है और वो भी मैक्स के प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। तो उसका नाम अगर अविनाश जी बताना चाहे तो बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल लेकिन ये जो परिचय है ये अविनाश जी का हाल का परिचय है जो पिछले 4-5 सालों में। और अविनाश जी का लाइफ जो है वो कम से कम 40-45 साल का है और इसमें 20-30 साल उनका बहुत ही सक्रिय लाइफ रहा है। भारत के कल्चरल फील्ड से ले कई फील्ड है जिनमें अविनाश दास ने अपना परचम जो है लहराया है समय समय पे, और फिलहाल वो निर्देशक, फिल्म निर्देशक के तौर पे सक्रिय हैं। जब बात हुई कि से बात करनी है तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सवाल जवाब तो उनसे होता है जिनको आप कम जानते हैं, वो बहुत ज्यादा जानते हैं और बहुत लंबा अरसा जिनके साथ गुजरा हो, उनसे सवाल जवाब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जिम्मेदारी अंततः मेरे कंधे पे डाल दी गई। तो मैं अविनाश जी को ये मुखातिब होते हुए कुछ सवाल है मैं अपने सामने रखूंगा, कुछ बातें हैं, कुछ बात कही हैं और कुछ हिस्से करना चाहते हैं। तो आज का सेशन ऐसा ही रहेगा। अविनाश जी। हाँ जी, धन्यवाद। देखिए, ये तो औपचारिक सवाल जवाब का सेशन तो रहने ही दिया जाए, ये दो दोस्तों के बीच की गपास्टिक इसको मान लें। और क्योंकि आवाज जो है आपकी उसमें शांति निकेतन का बहुत सारा ब्रेक आ गया है, तो उस ब्रेक को आप ठीक करने की कोशिश करिए ताकि आपके सवाल मुझे सही सही कायदे से सुनाई पड़े। और मैं कोशिश करूंगा कि जितनी ईमानदारी बरत पाऊं उन सवालों के जवाब देने में बरतूंगा। थोड़ा बहुत घालमेल करने की कोशिश करूंगा इमेज बनाने के लिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। बहुत सारे फेजेस हैं आपकी लाइफ, जिनसे तो हम थोड़े बहुत मैं वाकिफ हूँ, खासकर 97 के बाद का जो घटना का, तब से लेकर 23 साल हो गए, 23 साल के दौर से वाकिफ हूँ। मैं एक बार पहले के दौर की तरफ ले चाहता हूँ, जो आपके बचपन का या तरुणावस्था का दौर रहा होगा, जब आप दरभंगा में रह रहे होंगे और वहां अपनी दुखी होंगी और वहां रंग से होंगे, कविताएं करते होंगे। वो क्या दौर था, कैसा रहा, उससे हम शुरुआत करते हैं।
दरअसल ये सारा कुछ जो सिलसिला शुरू हुआ थिएटर वगैरह का, वो सिलसिला शुरू हुआ था 92 के बाद। 92 में मैं मैट्रिकुलेशन करके दरभंगा आया था, रांची से पढ़ा करके मैं दरभंगा आया था। और ये वो दौर था जब गलत सोहबत के असर की वजह से मैं बहुत ज्यादा दक्षिणपंथी रुझान का था। मैं थोड़ा सा वो किस्सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आरएसएस की शाखाओं में जरूर जरूर जरूर, है ना। और जो कंट्राडिक्शंस होते हैं लाइफ के, जिनसे आप सीखते हैं, मैं वो थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। और उस समय राम मंदिर का पूरा आंदोलन जो है अपने उरूज पे था, शिखर पे था। इत्तेफाक से दो धाराओं के बीच में फंसा हुआ था। एक तो आरएसएस के दोस्त थे, मित्र थे हमारे, और दूसरी धारा थी जिसमें कुछ बेहतरीन कवि थे हमारे शहर के। संजीव स्नेही थे, नरेंद्र जी थे जो कि बहुत अच्छी गजलें लिखते हैं। नरेंद्र जी की गजलें मुझे बहुत याद रहती हैं कि इंसाफ की गर्दन पे वही घुड़सवार है, अब भी वही आदिम सवाल बरकरार है। इंसाफ की गर्दन पे कोई घुड़सवार है, अब भी वही आदिम सवाल बरकरार है। इतिहास में हर नाम का चर्चा किया गया, अब तक हमारा नाम मगर दरकिनार है। तो इस तरह की गजलें वो सुनाते थे। क्या बात। सवाल पूछता था और फिर वो उसका जवाब देने की कोशिश करते थे। फिर उनकी एक और गजल थी कि रिश्ता खून पराये की तरह लगता है, घर बपौती भी किराए की तरह लगता है, एक टेबल पे रोज एक साथ खाते हैं, फिर भी होटल से ही खाए की तरह लगता है। तो नरेंद्र जी जो मैथिली की अग्निजीवी पीढ़ी थी, उसके एक स्तंभ थे और वामपंथी थे, गजलगो थे, शायर थे। तो उनसे मेरा राब्ता हो रहा था। फिर हमारे शहर में बाबा नागार्जुन थे, उनसे मेरी नजदीकियां थी। रामधारी सिंह दिवाकर नाम के कथाकार थे, उस समय दरभंगा में, पटना में रहते हैं। तो निरंजन जी थे जो कि जनवादी लेखक संघ में थे। उवैस अहमद दौरा साहब थे हमारे कॉलेज के उर्दू के प्रोफेसर और उर्दू के जाने माने शायर और प्रगतिशील जो लेखक आंदोलन है इसके बड़े नाम वो थे। तो मतलब एक कन्फ्लिक्ट था आरएसएस वर्सेस जो लेफ्ट ओरिएंटेशन वाली धारा है उसके बीच। इस बीच ये हुआ कि मेरे पास हंस की कॉपी आने लगी हर महीने। एक होता है ना, आप नया नया मुल्ला बनते हो, प्याज ज्यादा खाते हो, तो बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं जो हैं वो आती थी। तो हंस के जो संपादकीय थे उसको पढ़ पढ़ करके मैं बहुत क्रिटिकल होता चला गया आरएसएस को लेकर के, पूरे राम मंदिर के पूरे मूवमेंट को लेकर। और जब 6 दिसंबर को मस्जिद ढाई गई अयोध्या में, तब तक मैं पूरा बगावती हो चुका था एक तरह से। और उसके बाद जो मैंने आरएसएस को गालियां देनी शुरू की, तो आज तक मैं देता आ रहा हूँ। पूरे दौर में जो है कुछ थिएटर ग्रुप हमारे शहर में सक्रिय थे। उसमें इप्टा उमेश जी थे, एक अंग्रेजी के प्रोफेसर साहब थे, राजीव रंजन वर्मा जी थे। ये इप्टा वाला ग्रुप था। दूसरा एक ग्रुप था तर्जनी, जिसको रेडियो स्टेशन में जो एक अनाउंसर थे सीताराम शर्मा, वो चलाते थे। और कलाकार जो होते थे, जब इप्टा का नाटक होता था तो वही कलाकार इप्टा के साथ काम करते थे, और तर्जनी का नाटक होता था तो तर्जनी के साथ वही कलाकार काम करते थे। तो नरेंद्र जी की सोहबत, संजीव स्नेही की सोहबत, सारंग कुमार की सोहबत, और उसमें एक और सज्जन जो बीच बीच में आते थे जिनके साथ मेरा बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता हुआ, पारिवारिक रिश्ता हो गया, तारानंद वियोगी। तो मतलब साहित्य ये एक धारा रही जिसमें मैं काफी मतलब घुसा हुआ था। और दूसरा जो
थिएटर का जो पूरा एक गलियारा था तर्जनी और इप्टा के माध्यम से, तो मैं वहां भी जैसे, और एक एक हमारे यहाँ बिहार के हर शहर में एक बंगाली टोला होता है, क्योंकि बिहार बंगाल उड़ीसा एक जमाने में, और रेलवे का जो पूरा चैन था उसमें सबसे ज्यादा बंगाली काम करते थे, तो हर शहर में बंगाली टोला का एक कल्चर था, तो हमारे शहर में भी था। और हमारे शहर की जो सबसे अच्छी मिठाई की दुकान है दरभंगा की, वो स्वीट होम, आज भी उसकी मिठाई में एक अलग स्वाद है। मैं जब भी दरभंगा जाता हूँ तो मैं वहां जा करके पहले मतलब 20-25 मिठाई खाता हूँ, उसके बाद मैं शहर की अपनी दिनचर्या शुरू करता हूँ। तो उसके जो मालिक थे चिन्मय बनर्जी साहब, चिन्मय दा बंगाली थिएटर के एक बड़े स्तंभ थे हमारे शहर में। एक पालित दा थे अंग्रेजी के प्रोफेसर हमारे शहर में, जो कहते थे कि गंगा इज द फेमस रिवर ऑफ इंडिया। वो मतलब अंग्रेजी भी बंगाली में बोलते थे, तो गंगा भारत की प्रसिद्ध नदी है, गंगा को गंगा टाइप सुनाई पड़ता था। तो चिन्मय दा के साथ मैंने थिएटर की विधिवत शुरुआत की थी। मैं मिलने के लिए गया था चिन्मय दा से, उस समय इंटरमीडिएट में पढ़ता था, पार्ट फर्स्ट या पार्ट सेकंड की बात रही होगी। तो उन्होंने कहा कि भाई बंगाली तुमको आती नहीं, हम बंगाली थिएटर करते हैं, लेकिन तुमको थिएटर में दिलचस्पी है, तो तुम एक काम करो कि एक्टिंग तो मिलेगा नहीं करने को तुमको, तो तुम बैक स्टेज में काम करो। तो हमने बैक स्टेज से वो काम शुरू किया, और मेरी लाइफ का जो पहला नाटक था वो था बांछारामेर बागान, है ना, बांछारामेर बागान हिंदी में भी बाद में बगिया बांछाराम की। और फिर उसके बाद उसी बंगाली थिएटर ग्रुप में ही वीणा पानी क्लब था हमारे यहाँ, उस क्लब से वो नाटक होता था। तो समस्तीपुर रेल मंडल के एक पशुपति दा थे, वो आए और उन्होंने एक नाटक किया था बोलो पूरे रूप को था। ये दो नाटक जो था वो मेरे लिए दुनिया का सबसे हसीन नाटक था। पहली बार मैंने जीवन में कोई कायदे की चीज जो है वो मंच पे देखी थी। उससे पहले गांव में डाकू हसीना जैसे नाटक मैं देखा करता था, जिसमें बीच बीच में आइटम सॉन्ग होते थे, और मतलब 1 घंटे के ड्यूरेशन वाला नाटक जो है वो 6-7 घंटे तक चलता था। उसके बाद ये बहुत व्यवस्थित अनुशासित किस्म का रंगमंच जो है हमने देखा, और ऐसी गहरी छाप जो है वो मेरे मन में है उस नाटक की बीच में एक किरदार जो है वो गाते हुए आता है कि बहादुर बोले ओरे भाई सजरू, आज की रात देख भी एकटा मोजरू मोजरू। तो आप सोचिए कि ये बात जो है वो 92-93 की है, और उस बात को कम से कम 27-28 साल हो गए हैं अभी, और मुझे अभी भी हल्की सी उसकी धुन और उसकी पूरी वर्डिंग याद है। फिर बाद में एक श्याम भास्कर हुआ करते थे हमारे शहर में, जिन्होंने एक मैथिली फिल्म बना ली थी उस समय तक। उनके साथ हमने नाटक किया गांव गांव घूम करके। तो ये सारा जो प्रोसेस था वो एक तरह से मेरे भीतर का जो एक ख्वाब का जो आसमान था उसको खोलने वाला था, उसकी जमीन तैयार करने वाला। तो मैं उस दौर को बहुत याद करता हूँ। आज भी मैंने फेसबुक पे अपनी कुछ 3 तस्वीरें शेयर की हैं, वो उसी दौर की तस्वीरें हैं, 93, 94, 95 की तस्वीर। अच्छा, आगे बढ़े। मृत्युंजय, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है। आप एक काम कर सकते हो, चैट में आप लिख सकते हो, हाँ, चैट में लिख दो तो मैं पढ़ करके आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ। आप बोलने की कोशिश भी करें, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आप चैट में लिख लें।
अच्छा, जहां तक मेरा ख्याल है, मृत्युंजय जानना चाह रहे थे कि इसके आगे थिएटर की दुनिया से आगे जब आप निकल कर आए, तो आप क्या सीधा जर्नलिज्म में आए कि कैसे आप फिल्मों का सफर आपने हाँ कैसे हाँ, नहीं नहीं, वो एक अच्छा आपने सवाल किया है। हम्म, देखिए ये हमारे साथ किनका सवाल सवाल था, ये आकांक्षा है ना? आकांक्षा? हाँ जी। आकांक्षा ने मुझसे पूछा था। हाँ जी। तो दरअसल मैं, देखिए क्या है कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। अरे, क्या बात। तो ये होता क्या है कि थिएटर करते हुए और कवि बनते हुए हम्म, जो एक चीज हम लोगों के अपने परिवार में होती है कि लड़का जो है वो ऐसी पढ़ाई करे, ऐसी डिग्री उसको मिले ताकि उसको अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए, एक सुरक्षित से जिंदगी मिल जाए, ताकि वो घर परिवार की जिम्मेदारी जो है कायदे से उठा पाए। हम्म, तो हमारे जो अपने निजी सपने होते हैं हम्म, उनको हमें अलगनी पर टांगना होता है, और हमें जो परिवार का सपना होता है हम्म, उसको थोड़ा ज्यादा फॉलो करना होता है। बिल्कुल। और शुरुआत में इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, हाफ हाफ ग्रेजुएशन तक ये दबाव मेरे ऊपर भी रहा, कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर में था कि मैं या तो पॉलिटेक्निक का एग्जाम भी मैंने दिया था, मेरा हुआ नहीं, मैं आमतौर पे एग्जाम्स में फेल करता रहा हूँ। तो फिर मैंने कंपटीशन वगैरह की तैयारी दी नहीं। भाषा का हमारा बैकग्राउंड कुछ इस तरह से था कि घर परिवार में भी भाषा को लेकर के बड़े कॉन्शियस लोग थे। हमारे बाबूजी गंदी भाषा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाने वालों में से थे। हमारे दादाजी, जो हमारे दादाजी के सबसे बड़े भाई थे, वो मैथिली के बहुत बड़े कवि थे, और उनकी लिखावट जो है हम लोग देखते थे हम्म, घरों में, कहीं कहीं किसी कॉपी में, तो हम्म, लगता था जैसे प्रिंटेड हो सब कुछ। हमारे बाबूजी की भी हैंडराइटिंग बड़ी कमाल की है। हम्म, तो भाषा के उस बैकग्राउंड की वजह से मेरे लिए आसान था पत्रकारिता की गली में घुसना। हम्म, क्योंकि एक तो होता क्या है कि मैं मतलब बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जिस उम्र में आप थिएटर कर रहे होते हो, शुरू कर रहे होते हो, मैंने जब शुरू किया, जब कविता कर रहे होते हो, तो आप लोगों को बहुत अट्रैक्ट करना चाहते हो कि सबसे ज्यादा लोग जो हैं आपको देखें, आपको सुने, आपको पढ़ें। हम्म, और आपकी बातों में वैसा कोई वजन होता नहीं है ना? तो उस वजन को लाने की कोशिश में आप थोड़ा और पढ़ते हो, थोड़ा और बेहतर लिखने की कोशिश करते हो। हम्म, तो वो एक लंबी प्रक्रिया है। इस लंबी प्रक्रिया में जो सबसे आसान रास्ता था लोगों को अट्रैक्ट करने का और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ खुद को जोड़ने का, वो रास्ता था मीडिया। और मैंने अपने शहर में ही थोड़ा बहुत मीडिया का काम शुरू किया था। हमारे यहाँ एक सज्जन थे जो रेलवे स्टेशन पर, मैं उनका नाम क्यों मिस कर रहा हूँ, तो नहीं मिस करना चाहिए उनका। वो स्टेशन पे जो है वो पत्र पत्रिकाएं बेचते थे, और पुरानी पत्र पत्रिकाओं को, पुराने अखबार को वो थोक के भाव में स्टेशन के बाहर उनका एक गोदाम था, वहां से बेचते थे। तो वहां जा जा करके हम पुरानी पत्र पत्रिकाएं छांट लेते थे, जिसका जो है कवर जो है वो काट देते थे, ताकि कवर काट करके उनको वापस जो है भेजना होता था जहां से वो सारी चीजें लेते थे। अच्छा। ये इतना अनसोल्ड रहा, और वो कबाड़ में बेचते थे बाकी। तो वो वहां से लेते थे, उनसे दोस्ती हो गई थी, और वो आज के संवाददाता थे। आज एक अखबार
छपता था पटना से। तो उनसे मेरी दोस्ती हो गई थी। फिर उनको लगा कि ये तो पढ़ने लिखने वाला लड़का है, तो फिर मुझसे खबरें लिखवाने लगे और खबरें लिखवाने लगे। और वो जो छप जाती थी खबर और मुझको दिखाते थे, हालांकि किसी का नाम नहीं आता था उन खबरों में, लेकिन मुझको लगता था मैंने लिखा है वो छपा है। तो ये जो चस्का होता है, इस चस्के की वजह से जो है उसमें मुझे मजा आने लगा। और जब मैंने तय किया कि मैं घर से पैसा नहीं लूंगा, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, और मैं दरभंगा से पटना शिफ्ट हुआ 95 में। तो 95 में फिर मैंने वहां जमकर फ्रीलांसिंग की, अखबारों में लिखा, थिएटर देखता था, थिएटर की समीक्षा करता था। वो हिंदुस्तान नाम का एक अखबार था, वहाँ नागेंद्र जी फीचर एडिटर थे। तो वो हम लोगों को बड़ा प्रमोट करते थे कि युवा लोग हैं, नाटक पर अच्छे से पढ़ करके देख करके लिखेंगे, और बहुत अच्छे से छापते थे उन दिनों। मतलब अब तो पता नहीं कौन स्टार है थिएटर की समीक्षा के मामले में। में एक वीपी कुमार गुप्ता हुआ करते थे हमारे पटना में। अच्छा। जिनकी रंग समीक्षा की लोग प्रतीक्षा करते थे। बुधवार को वो पन्ना आता था। तो बीच बीच में हम जैसे लोगों को मौका मिल जाता था जब 2-3 नाटक एक साथ होते थे। तो फिर उसमें तो मजा आने लगा। और 96 में अप्रैल महीने में एक अखबार शुरू हुआ, प्रभात खबर, पटना से। रांची से पहले से आता था, और उसका पटना संस्करण शुरू हुआ। और हरवंश जी को मैं रांची के दिनों से जानता था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था। तो मैं यूं ही मिलने चला गया, वो बड़े अच्छे से मिले। फिर मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ पटना में रहता हूँ और फ्रीलांसिंग करता हूँ, अखबारों में लिखता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक असाइनमेंट दिया। असाइनमेंट मैंने बहुत अच्छे से पूरा किया, और फिर उनसे मिलने गया और मैंने कहा कि सर मैं अखबार में काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि काम करना चाहते हो तो काम करो। फिर मेरी शुरुआत, मुझे लगता है कि 2 मई 1996 से जो है प्रभात खबर से शुरू हुई पूरी जर्नी। तो बड़े लंबे समय तक चली। तो आपने लंबे लंबे जवाब दे रहा हूँ क्या, या चलेगा इतना? नहीं नहीं, बहुत हमें अच्छा लग रहा है कि आपके पास इतनी सारी बातें हैं हमसे करने को, और हमारे पास इतना कुछ है आपसे सीखने को। क्योंकि कहीं ना कहीं का जो सफर होता है वो कोई फिगर आउट नहीं कर पाता है। लिखने वाले भी हैं, नाटक करने वाले भी हैं, फिल्मों के बैक स्टेज से जुड़ने वाले भी हैं जो इच्छा रखते हैं। पर जैसे एक कॉर्पोरेट ज्वाइन करने का आपको रास्ता पता है, आपको रेज्यूमे भेजना है, आपको कॉल आएगा, आप इंटरव्यू देंगे और वैसे जुड़ जाएंगे। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से क्या रास्ता रहा होगा और कैसे जुड़े होंगे, वो एक जो पूरी मेथोडोलॉजी होती है उसके बारे में हम इतना अवेयर नहीं रहते हैं। तो इसीलिए आपकी बातें सुनकर एक्चुअली काफी अच्छा लग रहा है कि पढ़ना लिखना और हमेशा एक्टिव रहना, आई थिंक ये एक तरीका है कि आप एक्सप्रेस करते रहें, और मीडियम चाहे जो भी हो, वो मीडियम आपको खुद ही ढूंढ लेगा। आई थिंक मृत्युंजय फिर ऑनलाइन है। मृत्युंजय, ओवर टू यू। यार देखो, एक तो शांति निकेतन जो है, वहां से इतना मधुर संगीत आता है ना। मैं एक तो रविंद्रनाथ टैगोर के बहुत सारे जो संगीत हैं उससे बड़ा मुतासिर रहता हूँ। उसकी आवाज इतनी स्पष्ट आती है, आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है स्पष्ट? मेरी बात कर रहे हैं क्या? हाँ, आपकी बात कर रहा हूं मैं कि आपकी आवाज जो है वो पहुंच क्यों नहीं रही है ठीक ठीक। कारण ये कि एक तो है हमारे घर में नेटवर्क नहीं होता, मुझे निकलना पड़ता है। और बाहर हो रही है बारिश। अरे वाह, क्या बात है। तो मैं बारिश में हल्के हल्के भीग के कोशिश कर रहा हूँ कि नेटवर्क में रहूं। हाँ तो ठीक है, लेकिन अभी आवाज बहुत अच्छी आ रही थी आपकी, तो आप कुछ पूछना? तो मैं अपने कंटिन्यू कर लेता हूँ सवाल की। मैं तब ये जानना चाह रहा था कि किसी व्यक्ति के निर्माण में उसके आस पड़ोस की, उसके शहर की, उसके कस्बे की और चंद लोगों की बड़ी भूमिका होती है। जब आप बड़े हो रहे होते हैं, तरुण अवस्था से युवा अवस्था की ओर बढ़ते हैं, तो हम पे बहुत तरह की छापें पड़ती है, बहुत लोगों की छापें पड़ती है। उनमें से आपको इनिशियली ऐसे कौन सी जगह हैं और कौन से लोग हैं जिनकी छाप आपको अपने ऊपर महसूस होती है? देखिए, ये तो
बहुत लाजमी है कि आप लोगों से जो है वो प्रभावित होते हैं, कोई भी, है ना। जैसे मैं अपने ऊपर जिन लोगों के प्रभाव को अच्छी तरह महसूस करता हूं, तो मतलब पूरी एक श्रृंखला है, इतने लोग हैं, मतलब है क्या कि मैं हर उस सुनने वाले से प्रभावित होता था जिसके बारे में मुझे लगता था कि ये मेरे से 2 बातें ज्यादा जानता है, और मैं उससे सीखने की कोशिश करता था, उससे ईर्ष्या करता था, है ना। एक तरह से ईर्ष्या को बहुत सारे लोग निगेटिव रूप में देखते हैं, बट मैं थोड़ा सा, शब्द ही निगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव इस मामले में है कि आप वैसा बनना चाहते हो। अगर कोई आपको प्रभावित करता है तो आप वैसा बनना चाहते हो। तो जी इसकी जो मतलब ठीक ठीक शुरुआत हुई थी, वो मुझे लगता है कि रांची से हुई थी। जैसे अगर मैं बहुत छोटे से शुरू करूं, अगर मैं 6 क्लास तक, अगर 7th क्लास तक मैं दरभंगा में ही था अपने शहर में, तो मैं उन कुछ दोस्तों से प्रभावित होता था जो मुझसे ज्यादा ताकतवर होते थे, उन कुछ दोस्तों से प्रभावित होता था जो मुझसे ज्यादा अच्छा क्रिकेट खेलते थे, और मेरे जैसे दब्बू किस्म के लड़कों को जो है वो नाली में गिरी हुई गेंद निकालने का काम ज्यादा मिलता था। तो अब कुछ दोस्तों से जो मुझे हमेशा उस समय रहा, और आज वो सब बड़ी कमाल की जिंदगी जी रहे हैं। चिंटू, सोनू, हाँ, चिंटू आजकल पुणे में है, सोनू आजकल मुंबई में ही है। एक मेरा दोस्त हमनाम था मेरा, अविनाश झा, जो नेत्रहाट और सैनिक स्कूल की तैयारी हम लोग किया करते थे, और उसका दोनों में हो गया था, और मैं दोनों जगह जो है वो फेल हो गया था। तो वो आजकल बाहर के देशों में है, बड़ा अधिकारी है। तो ये सब लोग जो हैं मुझसे ज्यादा वोकल थे, मुझसे ज्यादा ताकतवर थे, मुझसे ज्यादा शार्प थे, और मुझसे ज्यादा जो है वो पढ़ाई लिखाई में तेज थे। फिर जब मैं रांची शिफ्ट हुआ, तो रांची में मेरे ऊपर जो सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी लड़के का रहा, तो मेरा क्लासमेट हुआ करता था विनय भारत। एक तो दिखने में बड़ा कमाल का था, वो बहुत खूबसूरत था वो। अभी वो रांची यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी का, और उससे मेरी अभी भी बात होती है लगातार। उसकी लिखावट बड़ी कमाल की थी, सुंदर थी बहुत। मेरी तरह ही वो कविताएं जो है वो लिखता था, और मैं ज्यादा वोकल था, वो थोड़ी शांत प्रकृति का था, स्वीट किस्म का लड़का था। और मुझे ताज्जुब होता है कि आज तक उसकी उम्र जो है वो बढ़ी नहीं, ठहर गई। आज भी वो वैसा ही दिखता है जैसा वो स्कूल में दिखता था, बल्कि हम सब के चेहरे बदल गए हैं। तो इन सब लोगों का जो है मतलब छात्र स्कूली जीवन में बड़ा असर रहा मेरे ऊपर। और हुआ ये कि एक बार मैंने अपने अखबार वाले से हंस पत्रिका खरीदी, और हंस पत्रिका में मैंने 2 लोगों की कहानी पढ़ी, एक रीता शुक्ल की कहानी, एक रामधारी सिंह दिवाकर की कहानी। और मैंने देखा कि रीता शुक्ल जो है वो मेरे पड़ोस में ही रांची में रहते हैं, और रामधारी सिंह दिवाकर का पता जो है वो दरभंगा का दिया हुआ। तो मैं रीता जी के यहाँ पहुंच गया, और रीता जी बड़ी भव्य किस्म की महिला थी, हिंदी की कथाकार, बड़ी नामी कथाकार थी। उनकी कहानियां जो है क्रॉन्च वध और अन्य कहानियां ज्ञानपीठ से छपी है, बहुत सारी सारे नॉवेल उन्होंने लिखे थे। तो मैं जब उनके यहाँ आने जाने लगा, तो वो थोड़ी आजिज आ गई एक बार, और उन्होंने कहा कि इतना ज्यादा मत आया करो तुम, और जब आया करो तो कुछ ले करके आया करो। तो मैं तो छात्र था, मैं क्या लेके जाता हूँ उनके पास। तो फिर उन्होंने कहा कि लेके आने का मतलब कुछ पढ़ करके कुछ सवाल लेकर के आया करो। फिर उन्होंने मुझे पूरी लिस्ट बताई, जिसमें खरीदी कौरियों के मूल, बेगम मेरी विश्वास, साहब बीबी और गुलाम, गोदान जैसे पूरे नॉवेल की, मोटे मोटे नॉवेल की पूरी जो है वो लिस्ट उन्होंने बनाई। और फिर उनको पढ़ने में मैं ऐसा मुब्तला हुआ
कि उनके यहाँ आना जाना भी कम हो गया और मुझे मजा आने लगा। मुझे मतलब एक तरह से पढ़ने का चस्का हो गया। दूसरे एक सज्जन थे हमारे यहाँ जो हमारे घर के पास ही रहते थे, वचनदेव कुमार। उनका निबंध भास्कर, व्याकरण भास्कर बहुत ही पॉपुलर बुक थी जो हिंदी में काफी चलती थी, खासकर जो स्कूली छात्र थे उनके बीच। और वो बहुत शराब पीते थे, तो उनको मैं शराब पीते हुए देखता था, उनके साथ रिक्शे पे जाता था। वो एक ठेके पे शराब लेते थे, फिर उनके साथ में रिक्शे से लौटता था और फिर घर में बिठाते थे वो मुझे शरबत पिलाते थे। फिर मुझे उन्होंने कहा कि भाई ताश खेलते हैं एक दिन, तो मुझे ताश खेलना आता नहीं था। तो फिर उन्होंने शतरंज खेलते हैं, तो शतरंज खेलना भी नहीं आता था, तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा था, मुझे याद है। और उन्होंने कहा था कि देखो, अगर तुम राइटर बनना चाहते हो, कवि बनना चाहते हो, लेखक बनना चाहते हो, तो मतलब दुनिया में जितनी तरह के मजे हैं वो सब तुमको लेना चाहिए। इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि अगर तुम राजकमल चौधरी की बात करो, अगर वो ताश खेलना नहीं जानते तो ताश के पत्तों का शहर लिख ही नहीं सकते थे। अगर प्रेमचंद शतरंज खेलना नहीं जानते तो शतरंज के खिलाड़ी लिख ही नहीं सकते थे। वो इस तरह की बातें करने वाला मुझे उस समय बड़ा जादूगर किस्म का लगता था। फिर जब मैं मतलब हरिवंश जी से भी उस समय मेरी मुलाकात हुई थी, उनकी पर्सनैलिटी जो है वो मुझे बहुत लगता था कि यार हम वैसे क्यों नहीं बोल पाते जैसे वो बोल पाते हैं, हम वैसे क्यों नहीं चल पाते जैसे वो चलते हैं, हम वो पर्सनैलिटी क्यों नहीं डेवलप कर पाते, मेंटेन कर पाते। तो ये सब जो है वो भीतर में घुलता रहा। मतलब आप जिसके साथ ज्यादा रहते हो ना, थोड़ा छन करके आता है आपके भीतर। इसलिए कहा जाता है कि पति पत्नी अगर बहुत ज्यादा साथ रह लिए तो एक वक्त के बाद वो एक दूसरे के हमशक्ल लगने लगते हैं। तो ये साथ रहने का एक अलग ही किस्सा सिलसिला है। दरभंगा में जो बाबा नागार्जुन के साथ मेरी इतनी ज्यादा दोस्ती हो गई, फिर मैं उनकी तरह कवि बनना चाहता था बहुत बड़ा, जो कि उनकी तरह ज्ञान अर्जित करने के बाद ही बना जा सकता था। लेकिन ज्ञान हम अर्जित नहीं करना चाहते थे, हम किताबें नहीं पढ़ना चाहते थे, हम किताबें लिखना चाहते थे। तो ये जो हमारे जैसे अति महत्वाकांक्षी लोगों के शॉर्टकट्स होते हैं, जिसमें आप न ज्यादा विद्वान हो पाते हैं, न ज्यादा मौलिक हो पाते हैं, न कायदे के लेखक हो पाते हैं, मतलब न इधर के रह पाते हैं न उधर के रह पाते हैं। तो इन सब की टुकड़ियां जो है मेरे भीतर मिलती रही हैं। तारानंद वियोगी का नाम मैंने लिया। एक तरह से यार थे, दोस्त थे, भाई थे, गाइड करते थे। हाँ, और मैं देखता था कि एकमात्र तारानंद वियोगी थे जो मेरे किसी भी विचार से, मेरे किसी भी आइडिया से वो न नाराज होते थे, ना उदासीन होते थे, वो उछल पड़ते थे। मैं कहता था कि अगर मैं 12 बजे बोलूं कि भाई जी अभी अगर आप रात में टहलते हैं ना, तो टहलने से जो है वो ज्ञान चक्षु खुलते हैं, तो वो उनका ये जवाब होता कि चलो अभी चलते हैं घूमने के लिए। ये एनर्जी और ये जो उत्साह था। दूसरा कोई होता तो कहता कि चुप बैठो यार, सो जाओ आराम से, फालतू की बात करते हो, पढ़ना लिखना नहीं है, केवल घूमना है नए नए। तो वो जो एक उत्साही लोगों का एक समूह था जो मेरे आसपास रहा। फिर पटना में अख्तर बंधु थे, जावेद साहब, परवेज साहब, है ना, इन लोगों की सोहबत, लेखक समुदाय पूरा रहा है, उनकी सोहबत, फिर आप जैसे लोगों की सोहबत। आप तो फिर भी उस समय मुझे लगता है कि चुप किस्म के आदमी थे, थोड़े इलेक्टिव किस्म के आदमी थे। एक आदमी जो सपना देखता है और उस सपने देखने के अलावा कुछ नहीं करता हुआ दिखता है, तो ऐसा व्यक्ति भी मुझे कई बार लगता था कि यार इतना इत्मीनान, इतना सुकून किसी आदमी के पास कैसे हो सकता है, ये मेरे पास क्यों नहीं है, मैं इतना बेचैन क्यों लगता हूँ, मैं इतना क्यों बोलता हूँ, जबकि बोलने के लिए मेरे पास कुछ ज्यादा चीजें हैं नहीं। अनीश अंकुर जैसे लोग, ये सब लोगों का मिला जुला जो एक असर रहा है, वो उस असर से आप कभी भी बाहर नहीं आ सकते, वो हमेशा आपके भीतर मौजूद रहा। उससे जुड़ा हुआ एक सवाल है। 95-96 में जब पटना में आया था, पटना और पटना के जो साहित्यिक संसार है उससे मेरा सामना हुआ आसपास,
तो जो बड़े कवि थे बिहार में, अरुण कमल, आलोक धनवा, मदन कश्यप, ये सारे लोग जो थे बिहार के तब और पटना में रहने वाले सब बड़े कवि माने जाते थे, देश भर में उनकी पोस्ट थी। उसी समय युवा कवियों का एक जमात था जो बिहार से निकल के आ रहा था। उसमें विनय सौरभ थे, आपके मित्र, मुकुल जी थे, कुमार मुकुल, रमेश सितंबर थे, और उसमें अविनाश दास भी थे, आपका भी नाम था। और आपकी कविताओं का जहां तक मुझे याद है, श्यामानंद जालान ने पदातिक से कुछ कविताओं का मंचन किया था, उसमें भी आपकी कविताएं स्वीकृत, तो उसमें भी शामिल की गई। फिर ये जो पगडंडी है, ये कहाँ मुड़ गई आपकी? देखिए, वो कहीं मुड़ी नहीं है। मैं जब कविताएं लिखता था तब मैं पत्रकारिता भी करता था, तब मैं थिएटर भी देखता था। तो एक कोलाज होता है, कला विधाओं का एक कोलाज है जिसमें आप विचरते रहते हो, घूमते रहते हो। वो एक मतलब ऐसा दौर था जब फेसबुक नहीं था सर, ट्विटर नहीं था, ब्लॉगिंग नहीं थी, इंटरनेट नहीं था। मतलब चीजें छपती थी तभी लोग उसको जान पाते थे। अदरवाइज अगर आप पर्सनली किसी को सुनाएं या किसी को पढ़ने के लिए अपनी कोई चीजें दे तो ही आपकी बात दूसरे तक पहुंच सकती थी। दूसरा क्या था कि वो अंतरदेशीय का जमाना था, वो पोस्ट कार्ड का जमाना था, वो लिफाफे का जमाना था, है ना। मुझे याद है कि मैं हर दिन दरभंगा में डाकिये का वेट करता था कि आज वो किसकी चिट्ठी लेकर के आ रहा है, और हर दिन वो मेरी कुछ चिट्ठियां जो है वो ले जाता था। मेरे पास चिट्ठियों का पूरा जमावड़ा था। तो उस दौर में कविताएं मैंने लिखी जो पत्र पत्रिकाओं में छपी भी, और छपना जो है उस समय एक बड़ा इवेंट होता था। आज तो क्या है कि कहीं छप जाती है, चीजें आती है, उसको ठीक से पलट के देखते भी नहीं है, कोने में पड़ी रह जाती है, कोई उत्साह, कोई मतलब ऐसा कोई फील नहीं आता कि यार क्या छपा है, क्या बात है। उस समय छपता था तो इंतजार करते थे कि भाई वो कॉपी कब मुझे मिलेगी, है ना। जैसे समकालीन भारतीय साहित्य, अक्षरा, साक्षात्कार, वागर्थ में कविताएं छपती थी। वागर्थ में जो मेरी कविता छपी थी वो वागर्थ के दूसरे या तीसरे अंक में छपी थी। और मुझे पदातिक नृत्य सेंटर से एक पत्र आया था श्यामानंद जालान के हस्ताक्षर वाला कि आपकी कविता जो है वागर्थ में छपी है ये वाली, और हम इसका इस्तेमाल अपने एक नाटक में करना चाहते हैं, और उस नाटक का नाम था राम कथा। तो मैंने लौटती डाक से उनको लिख के भेजा कि प्लीज आप करिए, हाँ, ये मेरे लिए बड़ी बात है, गर्व की बात है। और उन्होंने किया। मुझे लगा कि किया हो गया होगा, लेकिन उन्होंने मेरे पास उस समय, ये 95-96 की बात बता रहा हूं, उस समय मेरे पास 1500 रुपए का चेक भेजा था उन्होंने। आप सोचिए कि एक कविता के लिए आदमी 200 रुपए देने के लिए तैयार नहीं होता था, उस समय 1500 रुपए मुझे कलकत्ता से भेजा था श्यामानंद जालान जी। आज वो नहीं है। और ये वो दौर था, जिन युवा कवियों का आपने नाम लिया उसमें बहुत सारे लोग थे। प्रेम रंजन अनिमेश जो कि रिजर्व बैंक में बहुत बड़े अधिकारी हैं आज, और मुंबई में ही रहते हैं, और मुझको व्हाट्सएप पे कविताएं अभी भेजते रहते हैं। आज भी उन्होंने एक कविता सुबह सुबह भेजी है व्हाट्सएप पे। तो प्रेम रंजन अनिमेश उस समय हिंदी के बड़े कवि थे, युवा कवि थे। संजय कुंदन उस समय हिंदी के बड़े युवा कवि थे। जी जी। सौरभ हिंदी के बड़े युवा कवि थे। रमेश सितंबर बहुत बड़े युवा कवि थे। ये सब लोग जो है वो हिंदी के आकाश पे छाए हुए थे, और मुझे लगता था कि इनको जितना सम्मान मिल रहा है उतना सम्मान मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि कविताएं तो मैं भी लिख रहा हूं। मैं ये नहीं देख रहा था कि इनकी कविताओं में ज्यादा कायदे की तासीर है, कमाल की चीज है, और आप जो है कवि होने के लिए कविता लिख रहे हो। तो ये जो बात थी, और इनके इन्होंने मुहावरे पकड़े हुए थे अच्छे से उस दौर के, है ना। और एक छोटी सी दुनिया थी हिंदी की, सब एक दूसरे को जानते थे। आज तो अगर उदय प्रकाश जी कह रहे हैं कि वो शशि भूषण द्विवेदी को नहीं जानते, तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ। भाई इतने सारे लोग कहानियां लिख रहे हैं, इतने सारे लोग कविताएं लिख रहे हैं, सबको जानना जो है बहुत सहज नहीं है आज की तारीख में। आप मैं मध्य प्रदेश के बहुत सारे कथाकारों को नहीं जानता हूं, जबकि बहुत अच्छी कहानियां लिख रहे हैं। लेकिन मुझे उस दौर में जब
प्रकाशन के बहुत थोड़े से स्रोत थे, उसमें लगता था कि हम सबको जानते हैं। और 94 में प्रगतिशील लेखक संघ का एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था पटना में, जिसमें मैं बाबा नागार्जुन के साथ गया था, और वहां मेरी दोस्ती पहली बार इन लोगों के साथ हुई थी। संजय कुंदन, प्रेम रंजन अनिमेश, रमेश रितंभर, अरविंद श्रीवास्तव, जगदीश विकल, विनय सौरभ। और विनय सौरभ के साथ तो मेरा पत्राचार भी पहले से था, रमेश रितंबर के साथ पत्राचार था। तो जब मैं पहली बार मिला, मुझे लगता था कि 1-2 साल सीनियर है, तो मैं पांव छू के प्रणाम कर रहा, अपने ही दोस्त जो बाद में दोस्त हो गए, जिनके साथ गाली गलौज हुई, पहली बार उनसे मिलने पर उनके पांव में छू रहा था कि भैया अपनी शरण में ले लो, राम वाला हिसाब किताब। तो वो दौर बड़ा कमाल का था। तो कविताएं होती रही। बाद में क्या हुआ कि 2002-3 के बाद मैं लिखता तो था, लेकिन उनके प्रकाशन को लेकर के मैं बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं रह गया था, मैं बहुत ज्यादा आग्रही नहीं रह गया था। और आज भी मैं कविताएं लिखता हूँ, आज भी गजलें लिखता हूँ, आज भी मैं गीत लिखता हूँ, लेकिन वो लिख करके मैं फेसबुक पे डाल देता हूँ और वहीं से एक सुख लेता हूँ। जो 2-4-10 कमेंट आते हैं उसको पढ़ करके एक सुख मिलता है। इससे ज्यादा का कोई सफर जो है कविता का बाकी नहीं रहा। प्रणय प्रियमवद भी देख रहे हैं, नवीन भाई देख रहे हैं। नवीन कुमार का मेरे जीवन में बड़ा योगदान है। नवीन भाई भी देख रहे हैं फेसबुक पे। मीठापुर वाले कवि, हाँ, हिंदी के बहुत कमाल के कवि हैं। प्रकाश बंधु दरभंगा में थिएटर करते हैं हमारे शहर में, और वो है इस वक्त प्रणय प्रियमवद जो कि कवि हैं। मोना झा जी देख रही हैं फेसबुक पे, है ना। मोना झा जी, अच्छा, मोना भाभी भी हैं। हाँ, मोना झा हिंदी की बहुत ही समर्थ रंग अभिनेत्री हैं, और हम लोगों ने साथ में बहुत काम किया। बाल मुकुंद जी मैथिली के युवा कवि हैं, आशुतोष कुमार हैं, सब लोग देख रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा था कि इतने लोग देख रहे हैं, तो मैं तो यूं ही फालतू की बातें बतकही कर रहा था। हाँ, अच्छा, मैं आपको फिर से थोड़ा पत्रकारिता की तरफ लेके चलता हूँ। एक नाम, जब मेरा पहला परिचय आपसे हुआ 96-97 की बात होगी, मैं प्रेरणा की लाइब्रेरी से मैं कुछ किताबें लाने गया था, और मुझे वहां पानी के ऊपर कुछ बुकलेट थमाए गए थे पढ़ने के। उसमें एक नाम जो है अविनाश लौटकर जो है, शायद अविनाश उसमें लिखा हुआ था। हेलो, हाँ, केवल अविनाश, दास भी नहीं था, केवल अविनाश। केवल अविनाश, हाँ, केवल अविनाश, हाँ। और उसी समय जो है आपकी जो है रिपोर्टें जो है अखबारों में अविनाश लौटकर नाम से छपती थी कुछ, और काफी चर्चित थे उस वक्त भी। तो ये लौटकर का क्या हिसाब था? क्या है कि प्रभात खबर में मैं रिपोर्टिंग किया करता था 96 में। पहले तो डेस्क पर था मैं, और फिर मैं एक दिन हरिवंश जी के पास गया और मैंने कहा कि डेस्क का काम मुझे ऐसा लगता है जैसे किरानी का काम हो, कि दूसरे की भाषा ठीक करो, एक हेडिंग लगाओ, अखबार पे चिपकाओ और उसको छाप दो। इस काम से मैं थोड़ा थक गया हूँ, मुझे थोड़ा एक्साइटमेंट चाहिए लाइफ में, मैं रिपोर्टिंग करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या रिपोर्टिंग करना चाहते हो? तो मैंने कहा कि मैं कोई बीट की रिपोर्टिंग नहीं करना चाहता हूँ कि रेलवे बीट पकड़ लो, अस्पताल बीट पकड़ लो, पॉलिटिक्स बीट पकड़ लो, प्रशासन बीट पकड़ लो, ये सारा काम मैं नहीं करना चाह रहा। मुझे घूम घूम के लिखना है। और मेरा जो एक मानक है रिपोर्टिंग का, वो रेणु जी हैं, फणीश्वर नाथ रेणु। ऋणजल धंजल नाम की किताब में उनकी रिपोर्टिंग तो जी, जी। उनकी जो रिपोर्टिंग की जो शैली थी वो बड़ी कमाल की शैली थी। अगर वो बाढ़ की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बांध है, चारों तरफ से पानी है, तो वो लिखते हैं कि शाम होती है, दिया कहीं जलता है, दोनों तरफ से बांध जो है वो कट रहे हैं, लगता है जीवन जैसे खत्म होने वाला है, उसी बीच में कहीं से ढाल मजीरा बजता है और लोग जीवन के गीत जो है वो गाने लगते हैं। तो अंधेरे में प्रकाश की ये खोज है, रोशनी की जो बातें हैं, ऐसी बातें करने वाली रिपोर्टिंग मुझे करनी है। और वो मुझे ध्यान से देखते रहे हरवंश जी कि लड़का इतनी बड़ी बातें कर रहा है, पता नहीं ये बड़ी बात लिख पाएगा कि नहीं लिख पाएगा। और जब 96 अगस्त में, मुझे याद है वो महीना, बिहार में बाढ़ आई हुई थी और उन्होंने मुझे बुलाया था अपने चैम्बर में और कहा था कि जाओ तुम
घूमो और आकर के उसकी रिपोर्ट लिखो। मैं गया था दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, इन सब इलाकों में मैं घूम करके लौट, कुछ रिपोर्टिंग मैंने वहां से भी की थी जो छपी थी, और जिसका क्या रिएक्शन हुआ था समाज पे ये मुझे बहुत बाद में पता चला। लेकिन जब मैंने लौट करके रिपोर्ट सबमिट की तो जो उसमें बाईलाइन आता था उसमें आता था कि समस्तीपुर से लौटकर अविनाश, खगड़िया से लौटकर अविनाश, दरभंगा से लौटकर अविनाश। तो ये सब जो रिपोर्टिंग छपनी शुरू हुई, और उसके बाद जब मैं शहर में घूम रहा था तो मैंने देखा कि सारे लोगों ने रिपोर्टिंग पढ़ी है और काफी मुतासिर हुए, काफी लोगों ने प्रशंसा की उसकी। और जब भी मैं कहीं जाता था तो मुझे लौटकर अविनाश के नाम से लोग पुकारने लगे। तो ये वो किस्सा है लौटकर का। संजीव झा लिख रहे हैं, अविनाश गुड टू हियर योर जर्नी, थैंक यू सर। नवीन जी लिख रहे हैं, पटना के मित्र खुश होंगे आप देख करके। हाँ, मोना जी नमस्कार आपको। प्रकाश बंधु को भी हम लोगों का बात करना जो है वो अच्छा लग रहा है, तो ठीक है। पूछ सकते हैं कुछ अगर। अच्छा, इसके बाद फिर आप दिल्ली कैसे चले गए, मतलब पटना में काम करते हुए? हाँ, नहीं फिर देखिए, दिल्ली कैसे चले गए कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए? 2 साल के लिए दिल्ली मैं आया था 97 में, जब मैं प्रभात खबर पटना में काम करता था और मुझे वेतन मिलते थे 1000 रुपए, और मेरी रिपोर्ट छपने लगी, उसकी प्रशंसा होने लगी। शहर में मैं घूमता था तो लोग जो है वो देखते थे कि अरे ये काम का आदमी है, काम का पत्रकार है। तो मुझे लगने लगा कि 1000 रुपए जो मेरा वेतन है वो बहुत कम है, ये वेतन थोड़ा बढ़ना चाहिए। तो मैंने हरिवंश जी से कहा, मेरी नौकरी के जब 1 साल पूरे हुए तो मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मेरा वेतन बढ़ना चाहिए। हरिवंश जी ने मुझे कहा कि अगर तुम्हारा वेतन मैं बढ़ाऊंगा तो तुम्हारे साथ जितने लोगों ने ज्वाइन किया है उन सबका वेतन मुझे बढ़ाना पड़ेगा। और उसी रात जो मेरे स्थानीय संपादक थे पटना के, उन्होंने कहा कि आपकी आकांक्षाएं ज्यादा हो गई हैं, तो लगता है कि थोड़े दिनों का ब्रेक ले ले आप। वो इशारा था कि आप कल से नहीं आए ऑफिस। तो मैंने कहा ठीक है। मैं मायूस भी हुआ था कि ज्यादा के चक्कर में जो 1000 मिल रहा है उससे भी मैं गया। लेकिन संयोग से उन दिनों संजय नाम के एक सज्जन मुझे मिले, जो देशकाल नाम की पत्रिका निकलती थी दिल्ली से, उसके संपादक थे और पानी पर काफी काम भी कर रहे थे। अनिल अग्रवाल जो सीएससी के संस्थापकों में से थे, उनके काफी नजदीकी थे। अनुपम मिश्र जी के करीबी थे। फिर कृष्ण कुमार जो शिक्षाविद हैं उनके बहुत करीबी थे। तो वो मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि आप देशकाल में काम करो, दिल्ली हमारे साथ चलो। तो मैं उनके साथ दिल्ली आया था 97 में पहली बार ट्रेन से। मुझे याद है वो उस यात्रा के कुछ इमेजेस मेरे ज़हन में आते रहते हैं कि पहली बार जब मैंने दिल्ली को देखा था वो क्या था। तो मैं आया और उनके साथ 3-4 महीने में रहा। 3-4 महीने में बहुत सारे प्रूफ रीडिंग के काम किए मैंने। उस समय प्रथमा बनर्जी एक हमारी कॉमरेड दोस्त थी, संजय जी की करीबी थी, तो उनके साथ एक लेख पे मैंने काम किया था। और 3-4 महीनों में देशकाल का कोई अंक नहीं निकला। बाकी उनकी फीचर एजेंसी होती थी, उसके लिए काम करते थे। और उस समय अनुपम मिश्र जी से मैं मिला और अनुपम जी को मैं बोलता था कि मुझे मजा नहीं आया, दिल्ली तो मैं आ गया हूं बट मुझे बहुत मजा नहीं आ रहा है और मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता है। तो अनुपम जी कहते थे कि धैर्य से काम लो, जो काम तुम्हें मिला हुआ है उसी में थोड़ा लगो, रमो, समझने की कोशिश करो। और कोई व्यक्ति इतना बुरा नहीं होता, कोई काम इतना बुरा नहीं होता। सारे काम में आनंद लेना चाहिए, आनंद लेके वो काम करना चाहिए। आप किसी राजा के घर में तो पैदा हुए नहीं कि बिना किए हुए आपको रोटी दाल मिलती रहेगी और आप खाते रहेंगे और आप अपने मन की चीजें करते रहेंगे। आप और हम जैसे लोग जिस घरों में पैदा हुए हैं तो बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो आपके मन का नहीं हो, हमारे मन का नहीं हो। तो वो सब बातें थी। उसी बीच मैं संजय कुमार सोनू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे, जो हमारे पटना के परिचित थे, उनसे मिलता था मैं एनएसडी में जाकर के। और
उसी दरमियान जो है वो एक्ट 1 की गतिविधियां मैं देखा करता था। तो किसी तरह मैं घुस गया उस ग्रुप में और एक्ट 1 के साथ कुछ महीनों तक हमने वर्कशॉप किया। फिर बाद में एक बार मैं गया एनके के पास, मेरा कोई एग्जाम था, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का एग्जाम था। बिहार में परीक्षाएं लेट से होती थी उस जमाने में, आज पता नहीं क्या होता है। तो मैं एनके के पास गया, पंडित एनके शर्मा, इनको पंडित जी कह के हम लोग पुकारते थे, कि मुझे बीए की परीक्षा देने के लिए बिहार जाना है, आप मुझे जाने दो। तो एनके ने बोला कि या तो बिहार जाकर के एग्जाम दो, डिग्री लो, या फिर थिएटर करो, दो में से एक ही काम कर सकते हो। अगर तुम एग्जाम देने के लिए जाओगे तो एक्ट 1 में तुम्हारा घुसना मतलब मुश्किल है, और रह जाओगे तो फिर करते रहो थिएटर। तो मुझे लगा कि यार ये थिएटर वेटर के चक्कर में मुझे रहना नहीं, पहले मुझे डिग्री लेनी है, कि पता नहीं हो सकता है साला उस बीए से कुछ हो जाए मेरा। हालांकि कभी कुछ हुआ नहीं उस बीए करने से, लेकिन मैं चला गया। और वापस जब मैं दिल्ली लौटा तो फिर उन्होंने एंट्री से मना कर दिया एनके ने। फिर मैं अनुपम मिश्र के पास गया और अनुपम जी से मैंने कहा कि मैं हैंड टू माउथ हूँ, मैं सड़क पे आ गया हूँ, मेरे लिए आपको कुछ करना होगा। तो उन्होंने कहा कि राजस्थान के एक गांव में तुम जाकर के कुछ साल रह सकते हो। मैंने कहा कि मैं देश के किसी भी कोने में, अंडमान निकोबार में जा सकता हूँ, मुझे भेज दो आप, मैं मतलब कुछ करना चाहता हूँ लाइफ में। फिर उन्होंने मुझे राजस्थान के अलवर जिले के भीकमपुरा तहसील, गाजी थाना तहसील के भीकमपुरा किशोरी गांव में भेजा था, जहां 5 बुकलेट्स मैंने तैयार की थी, जिसको आपने प्रेरणा के ऑफिस में देखा। तो ये दिल्ली, फिर मैं लौट के दिल्ली आया था बाद में, और वहां से फिर प्रभात खबर पटना लौटा था। और फिर वापस जो है 2005 में, 4 आकर और 5 में मैं पूरी तरह से दिल्ली आ गया था एनडीटीवी में नौकरी। ये दिल्ली इस बीच में और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ये फॉर्मल बातचीत तो हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ एक मिनट, ये रंजीत राहुल हैं, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, और ये लिखते हैं कि आपके साथ कृष्णा नगर आर्ट कॉलेज कालिदास रंगालय में फिर से घूम रहा हूँ। अशोक मिश्रा भी देख रहे हैं, जो कि श्याम बेनेगल की फिल्मों के राइटर हैं। बड़े लोग जो हैं हमारी बातचीत को सुन रहे हैं। हिमाद्री केतु है, पर्सन ऑफ मेनी थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस। ये तो खैर मुझे लगता है प्रशंसा है, प्रशंसा की बात नहीं कहनी चाहिए। तो आप जब दिल्ली से लौटे, पटना आए, फिर से पटना में काम करना शुरू किया, तो आपने फिर से थिएटर ज्वाइन किया, आपको कवि जी नाम से जाना जाता था। हाँ, लोग बोलते थे कवि जी। हाँ, तो वो उसके बारे में थोड़ा अगर आपको कुछ मेमोरीज हो तो आप बताएं कि वो कैसा रहा सफर। देखिए, मैं मतलब उन दिनों तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि भाई ये लोग मुझे जो है वो एक रंगकर्मी के रूप में नहीं स्वीकार कर रहे हैं, रंगकर्मी से इतर मेरी पहचान बनाए दे रहे हैं। लेकिन आज मुझे मतलब बहुत बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं जब भी नीचे जाता हूँ अपने घर के नीचे, और पंकज त्रिपाठी मुझे टहलते हुए मिलते हैं, तो मुझे नाम से वो कभी नहीं बुलाते, कवि जी क्या हाल है कवि जी, है ना, इस तरीके से वो बुलाते हैं। वो जो दूर से भी चिल्लाते हैं कहीं जाए, ए कवि जी। तो मुझे जो है वो अब ठीक ही लगता है कि यार चलो कम से कम पुराने लोग जो है अभी भी पुराने दिनों की तरह जो है याद करते हैं। जैसे मुंचुन है, पुंज प्रकाश, बहुत बड़े थिएटर आर्टिस्ट हैं आज की तारीख में, वो भी मुझे कवि जी ही बोलते हैं। एक हेमंत झा है, या रणधीर है ना, ये कवि जी भी नहीं बोलते, दरअसल वो केव जी बोलते हैं, है ना, केव जी। ये मैथिली का जो अपना एक भास लगाने की कोशिश करते हैं कि ये जो है ना केव जी, जैसे हमारे यहाँ एक कहते हैं ना कि केविने केव के काठी छी, केविने केव के काठी छी, तहियों में सरल सराठी छी, है ना। ना आप कवि तो नहीं है, कवि के काठी है, कवि की लकड़ी है, छोटी सी तीली है ना, और उस तीली में भी जो है
वो एकदम सड़ी हुई तीली हैं आप। तो इस टोन में हमको केवीजी कहते थे सारे लोग। वो थिएटर के दिनों की बातें थी। मैं कविता ज्यादा उद्धृत किया करता था। जैसे मुझे याद है कि जब राग दरबारी कर रहे थे विजय कुमार, और उस समय वो रामजी राय और वगैरह के बहुत सारे लोगों के संपर्क में थे, तो उस पूरे नाटक में, या राजा भोज जो उन्होंने किया, उस पूरे नाटक में कविताओं को उन्होंने बड़ा यूज किया था। अंधेरे में की कविताएं थी, बादल राग था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, या फिर अष्टभुजा शुक्ल की कविताएं थी। इन सब का यूज किया था उन्होंने, और मुझको लगता है कि इसमें मेरा योगदान भी था। कविताओं से उनको करीब ले जाने में हमारे तमाम थिएटर के दोस्तों को मेरा योगदान बहुत ज्यादा था, और इसलिए मुझे कवि जी कहलाना कभी जो है वो बुरा नहीं लगा। अशोक जी लिख रहे हैं कि आपकी सहजता, सर सहजता तो आप लोगों से सीखते हैं हम। आशुतोष जी भी लिख रहे हैं, ओम धीरज जी, महाभोज नवीन। अच्छा, ये कवि जी और कविता से जुड़ा एक और प्रसंग जो आपकी शरारत है, तो का शरारती रूप, आप किसी कवि जी की बोतल से पानी पी लिया था और आरोप किसी और को ऊपर मर दिया था। वो क्या थी भाई साहब? नहीं देखिए है क्या, और उसको लेके बहुत आभार है। नहीं, ये मेरी तकरार जो है वो पटना के लेखकों कवियों से पहले दिन से शुरू हो गई। वो शुरू इसलिए इस तरह से हुई थी कि मैं जब प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन में 94 में पटना आया था, तो मेरी मुलाकात संजय कुंदन जी से हुई थी। संजय कुंदन आजकल नवा टाइम्स दिल्ली में है, और संजय कुंदन जी ने मुझे बताया था कि जानते हो आलोक धनवा जो हैं ये बहुत बड़े कवि हैं, लेकिन इनके घर जाओगे ना तो पानी मांगोगे तो पहले बोलेंगे कि पहले हाथ धोइए आप, हाँ, तब पानी पिलाएंगे। और इनका पानी तुम मांगोगे बाहर में तो तुमको पीने नहीं देंगे, अपना पानी खुद लेकर के आते हैं। ये मुझको जो है पिन मार रहे थे, मुझे उकसा रहे थे। तो विधिवत जब एक सत्र युवाओं को बोलने का मौका मिला एक सत्र में, तो खगेंद्र ठाकुर जी ने मेरा नाम लिया कि भाई अविनाश भी अपनी बात रखेंगे। और मैं जाकर के मंच से आलोक धनवा को के बारे में बड़ी उल्टी उलझुल चीजें बोली कि ये कैसे जनवादी कवि हैं, कैसे प्रगतिशील कवि हैं, जो हमारे जैसे युवाओं को जो है ठीक से पूरा पानी भी नहीं पिला सकते, किसी भी सामान्य आदमी से छुआछूत जैसी दूरी बनाकर रखते हैं, कैसे कवि हैं ये। और जब मैं मंच से नीचे उतरा था, मैंने उस में नामवर जी को भी बड़े अपशब्द कहे थे। उस बार नामवर जी वहां बैठे हुए थे। तो जब मैं मंच से उतरा तो आलोक जी मेरे पास आए, और उन्होंने जिस तरीके से वेलकम किया, जिस तरीके से गले लगाया, मुझे तो लग रहा था कि यार मैंने पंगा तो ले लिया है और इन लोगों को मतलब जीवन भर के लिए दुश्मन बना लिया है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुझे मतलब रिसीव किया, उस दृश्य को मैं भूल नहीं सकता हूं कि अविनाश तुम आओ, तुमसे मैं कभी हाथ नहीं धुलवाऊंगा, है ना, तुम्हें मैं अपने घर में उसी तरीके से रखूंगा जैसे मैं रहता हूं। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ी बात है। कवि तो दरअसल ऐसा होता है कि आप उसको 50 तरह की बातें कहो, फिर भी वो जो है वो दिल पे नहीं लेता, है ना, आपको दिल से लगाता है। तो उसके बाद मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर बाद में समन्वय ने उनका एक एकल काव्य पाठ रखा था, जिसमें उनका पानी किसी ने पी लिया, किसी को उन्होंने रखने के लिए दिया था, और शायद वो मेरे बगल में बैठा हुआ था। और जब वो निकले और उनको प्यास लगी और उन्होंने बोतल निकाला तो पानी था नहीं, तो बड़े गुस्सा हो गए थे, और उन्होंने कहा था कि अविनाश नहीं पिया होगा, वही सबसे शैतान आदमी। तो ये जो पूरा किस्सा था आलोक जी के साथ का, वो किस्सा आज भी हम लोग जब भी आलोक जी से मिलते हैं तो चर्चा करते हैं। और हम लोगों के बीच की कड़ी जो है वो अनीश अंकुर बाद में रहे, जब मैं
पटना से निकल गया, वही कभी कभी बातचीत करवाते थे, झगड़ा भी लगवाते थे, तो ये सब चलता रहता था। लगता है मृत्युंजय जी, आकांक्षा आकांक्षा भी नहीं है, कोई नहीं है, सब जो है वो बीच रण में मुझे छोड़ के चले गए हैं। नहीं सर, मैं हूँ यहाँ पर। हाँ, अ, और देखो हम, मुझे लगता है कि बात हो ही गई है। एक विकास सिंह राठौर हैं जो पूछ रहे हैं, हाँ। मृत्युंजय, वो जेएनयू के रिंग रोड पे थिएटर की जगह बनाने की कोशिश, हर दिन एक चुनौती, बाद में देखने पे सब सरल लगता है, जो उस समय मारने का मरने का सवाल होता था, कोशिश हमेशा जारी रहेगी। बाद में देखना। क्या तुम लोगों ने कुछ रिंग रोड में थिएटर की जगह बनाई हाँ थी? सर, हाँ क्या सर। क्या क्या बनाया था, उसके बारे में बताओ तुम। आकांक्षा कुछ पूछना चाह रहे हैं? हम एक्चुअली रात को रिहर्सल किया करते थे, और हमारा ग्रुप जो था वो कहीं ना कहीं जगह ढूंढ के रिहर्सल किया करता था। अच्छा। अब जेएनयू में क्या है, क्लासेस तो 6 बजे खत्म हो जाती हैं, लेकिन बहुत, अब इन सब कुछ रेजिडेंशियल है तो बहुत क्लासेस, कुछ लैब्स, कुछ सेशंस उनके रात को भी चलते थे। तो हमारी आवाज, क्योंकि मेन प्रैक्टिस तो वॉइस की हुआ करती थी, तो चिल्लाना पड़ता था, हम चिल्लाते थे तो अंदर डिस्टर्बेंस होती थी, तो बहुत जगहों से भगाए गए हैं हम। इतनी बार हम सड़कों पे चलते हुए, कभी पीएसआर पे पत्थरों पे बैठे हुए, कभी किसी के रूम में जगह मिल गई तो वहां बैठे हुए, ऐसे ढाबों पे हमने रिहर्सल की है। तो विकास को इनको वही दौर, वही समय याद आ रहा है, और आई थिंक आपसे बात करके, जैसे आप समय बता रहे हैं अपने रिहर्सल्स का, उन दौर का, तो वही चीज हम रिकॉल कर रहे हैं कि हम जेएनयू में कैसे रिहर्सल किया करते थे। हाँ, क्या बात है। नवीन जी बता रहे हैं, आलोक धर्मा के उसी काव्य पाठ में आलोचक नवल जी ने अपना मंतव्य बदला था आलोक जी की कविता पर, अब तो वो नहीं रहे। हाँ, मतलब नवल जी को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। नंद किशोर नवल हिंदी के बहुत बड़े आलोचक थे, और पटना में जो कुछ स्टार लोग थे, जो दिखते भी स्टार की तरह थे, उनके बाल मुझे लगता है कि कभी मैंने उजड़े हुए नहीं देखे, हमेशा बने संवरे देखे, भव्य देखे। उनके चेहरे पर जो एक ओज था, जो लालित्य था, वो कभी उसका तापमान जो है वो न्यून मैंने कभी नहीं देखा। हमेशा चमकता सितारा वो रहे पटना के आकाश पे। अच्छा, ये प्रकाश बंधु हैं जो हाँ, आपकी शादी के किस्से के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। अब उसको, उस बात को रहने दीजिए। मुझे लगता है कि ये बड़ा पर्सनल सा मसला है शादी का, अच्छा। और एक वक्त के बाद शादी के बारे में बातचीत शादी के कुछ दिनों की बाद तक बड़ी अच्छी लगती है ना? लंबे समय के बाद लगता है कि यार वो किस्सा ही क्यों था, मजेदार तो बात नहीं। जी बिल्कुल तो हर 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 के जीवन में ये किस्सा होता है। अगर अगर आप बिल्कुल। पारंपरिक विवाह नहीं कर रहे हो, आप अरेंज मैरिज नहीं कर रहे हो, हम्म, प्यार कर रहे हो, प्यार करके आपने शादी की, तो फिर सबके ही किस्से मजेदार होते हैं, उसमें बिल्कुल। मेरी कोई अलग से कहानी नहीं होगी। चलिए जाने देते हैं इस बात को। हमारे ग्रुप में एक सवाल है कि आपकी पहली फिल्म अनारकली को लेकर, कि ये आपकी पहली फिल्म कैसे रही आपको? क्या ये पहले से पता था कि यही आप फिल्म करेंगे, या ये मात्र संजोग की बात है? नहीं नहीं नहीं, देखिए, संयोग जो है, जब कुछ होता नहीं है, वो बहुत कभी कभी हो जाए तो हो जाए, लेकिन बेसिकली थिएटर जो उपक्रम है हम्म, वो आपको सोच के करना होता है। सिनेमा जो उपक्रम है वो आपको सोच के करना होता है ना? बहुत सोच समझ के करना होता है। यूं ही आप नहीं कर देते। यूं ही करने के लिए आप आएंगे तो यहाँ 20 साल तक जो है वो स्ट्रगल करते रह जाएंगे। तो मेरे पास एक कहानी थी जिसको लेकर के, अगर 2015 में मैंने वो फिल्म शूट की है, तो मैं 2006 से उस कहानी को ढो रहा हूं। यानी पूरे 9 सालों तक मैंने उस कहानी को ढोया है अपने कंधे पे। उसके बाद वो फिल्म बनी है, और फिल्म बनने के बाद भी मुझे यकीन नहीं था कि इस फिल्म को लोग 5% भी पसंद करेंगे। अच्छा। लेकिन लोगों ने अगर सराहा है तो मुझे लगता है कि उसमें उन पूरे 9
सालों का बड़ा जो है वो योगदान है, जिसमें कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, उसमें बहुत संघर्ष के रेशे भी होते हैं। बिल्कुल। हाँ, संवेदना की सतहें होती हैं जो सिर्फ आपके लिख देने भर से नहीं आती। हाँ, हाँ। ना, उस संवेदना को जगाने में कैमरे का ही उतना ही बड़ा योगदान है जितना कि उस किरदार का, जो आपके शब्दों को और आपके किरदार को स्क्रीन पे जीता है। बिल्कुल। है ना? तो आपके शूटिंग के टाइम के कुछ एक्सपीरियंसेस बताइए। आपने बेहतरीन एक्टर्स के साथ काम किया है, संजय बिश्रा, स्वरा भास्कर, और आपने बहुत ही अनयूजुअल तो नहीं कहूंगी, पर आपने दिल्ली जैसे महानगर में भी, सीलमपुर जैसे इलाके में शूटिंग की है, आपने बिहार में भी शूटिंग की है। इस पूरे शूटिंग के एक्सपीरियंस को आप कैसा कहेंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे? शूटिंग का एक्सपीरियंस जो है ना, अगर देखिए, आप सिनेमा देखने में जितना मजेदार लगता है, आप शूट पे आओगे तो बहुत बाहरी लोगों के लिए तो बड़ा बोरिंग होता है। पहला, जो काम कर रहे होते हैं वो इस तरह डूबे हुए होते हैं कि आपको बड़े एरोगेंट लगेंगे, बड़े अहंकारी किस्म के लोग लगेंगे। आपको लगेगा कि ये कौन लोग हैं यार, जो ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं और सेंसिटिव फिल्मों की बात करते हैं। तो किस्से तो ऐसे ऐसे हैं कि पूरी किताब लिखी जा सकती है। उस दौरान जब प्रमोशन हम लोग कर रहे थे अपनी फिल्म का, उस समय कुछ किस्से स्वरा ने सुनाए थे, कुछ लोगों ने सुनाए थे, कुछ मैंने सुनाए थे। तो उसमें से एक किस्सा तो बड़ा अच्छा किस्सा है कि भाई जाड़े की रात थी, 2:30-3 बजे तक इतना ज्यादा फॉग आ जाता था कि नाइट शिफ्ट में भी हम लोग जो है वो 5-6 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाते थे। काम यानी शूट आवर जो हमारा होता था 5-6 घंटे होते थे। पागल कर देने वाली, हाड़ कपा देने वाली ठंड थी उस बार। अमरोहा 2015 दिसंबर की बात है, नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक की बात है। एक एक्टर था, उसने स्पॉट बॉय से कहा कि मुझे चाय पिलाओ यार। स्पॉट बॉय थोड़े से थे, ज्यादा नहीं थे, वर्कलोड ज्यादा था। तो एक दो बार वो पास से गुजरा और चाय लेकर नहीं आ पाया। और तीसरी बार जब वो चाय लेके आया, गरम चाय की प्याली, तो उस एक्टर ने चाय का प्याला लेकर के उसके ऊपर फेंक दिया। गरम चाय की प्याली जो है उसके ऊपर फेंक दी कि इतनी देर क्यों लगा दी। अब स्पॉट बॉय जो है वो रोने लगा। और हम वो सीन शूट कर रहे थे उस रात। आपने अगर फिल्म देखी होगी तो वो जिसमें अनारकली जो है वाइस चांसलर को थप्पड़ लगाती है स्टेज पे, है ना, नाचती है, वो नाच वाला सीन था, बहुत ही क्रिटिकल सीन था। अब स्पॉट बॉय सारे जो हैं वो सारे आ गए कि ये गलत हुआ, एक्टर ने गलत किया है। मैं उस एक्टर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अब स्वरा ने जब ये देखा, मैं थोड़ा उदास हो गया था कि यार ये सब सीन बन रहा है और एक्टर ने क्या कर दिया यार, ऐसा इसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं बहुत साइलेंट मोड में चला गया था जब पूरी शूटिंग के दरमियान। मुझे लग रहा था कि जो हो रहा है उसको होने दो, जो नहीं हो रहा है उस पर हमारा बस नहीं है। मैं मतलब बुद्ध हो गया था एक तरह से। जैसे आप हो रहा है, हो जा रहे। बट स्वरा जो कि बहुत सारी फिल्मों के एक्सपीरियंसेस के साथ आई थी, मेरी तो पहली फिल्म थी, स्वरा ने स्टैंड लिया कि भैया तब तक शूटिंग नहीं होगी जब तक ये एक्टर जो है स्पॉट बॉय से माफी नहीं मांगेगा। 2 घंटे शूटिंग रुकी रही, वो भी ईगो में आ गया था, एक्टर भी। फाइनली उसने सॉरी बोला और तब जाकर के 1 घंटे और हमने काम किया होगा, फिर वो मसला खत्म हुआ था। फिर दूसरे दिन शाम में आए थे शूटिंग करने। तो ये एक किस्सा मुझे हमेशा याद रहेगा कि एक अभिनेत्री जिसका कोई लेना देना नहीं है, किसी की लड़ाई हुई किसी के साथ, आप स्पॉट बॉय के लिए आप स्टैंड, कौन लेता है यार, कौन लेता है? बिल्कुल। पर एक एज टीम मानना ये एक पॉजिटिव ट्रेट है जिसकी तारीफ की जानी चाहिए, डेफिनेटली। अनारकली का रिस्पांस फिनोमिनल था। आप खुद कह रहे हैं कि आपको इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन काफी अच्छा रिस्पांस रहा उसका।
उसके बाद के सफर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अनारकली के रिलीज होने के बाद से लेकर शी आपकी वेब सीरीज शुरू होने के बीच का जो सफर था। देखिए क्या है कि अनारकली के बाद जो है यहाँ पे बॉलीवुड में दरवाजे जो है आपके लिए खुल गए, मेरे लिए खुल गए, है ना। कहीं जाकर के मुझे चिट नहीं देना पड़ता था और बाहर में वेट नहीं करना पड़ता। कहीं मैं किसी दफ्तर में जाऊं तो लोग गेट खोल देते कि हाँ भाई आ जाओ, है ना। तो इस तरीके से मुझे बहुत सारे लोगों ने बुलाया, बहुत सारे कॉरपोरेट हाउस, हीरोस इंटरनेशनल में, मतलब कई सारे बिग हाउस की मैं बात करूं तो लोग कहते थे कि यार आपके साथ एक फिल्म बनानी है मुझे। और मैं उनको हमेशा ये कहता था कि यार देखो, मैंने 9 साल एक कहानी पकाई, फिर मैंने एक फिल्म बनाई, और सिनेमा बनाना मेरे लिए हर साल एक प्रोडक्ट देने की तरह नहीं है। ये मेरे लिए एक नॉवेल लिखने की तरह, उपन्यास लिखने की तरह सिनेमा है। मुझे थोड़ा वक्त लगता है। लोगों को लगता था कि यार ये आप टीम बना लो, टीम कर ले लो, राइटर बिठा लो, लिख दो, बना लो। अच्छा, मैं इस ओरिएंटेशन से तो आया नहीं था, इस अभ्यास में मैं था नहीं कि भाई फटाफट फिल्में कैसे बनाई जाती हैं। मेरे लिए 100 पन्ना लिखना एक बड़ा काम हमेशा से रहा है और अभी भी है। तो जैसे मैं अभी श्री राम राघवन से मिलता रहा हूं, जिन्होंने आखिरी फिल्म उनकी अंधाधुन आई थी। अब अंधाधुन ने मतलब 60, 70, 75 करोड़ का बिजनेस किया। अब अगर कोई फिल्म आपकी इतने का बिजनेस कर लेती है तो आप सोच लो कि आप 40-50 करोड़ की फिल्म इंडस्ट्री में कभी भी आसानी से बना सकते हो। अब श्री राम राघवन के ऑफिस में मैं अभी जाता आता रहता हूँ। लॉकडाउन से पहले तक काफी जाता आता रहता था। हम लोग साथ में एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। तो अब उनके पास बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि यार मेरे लिए बनाओ, मेरे लिए बनाओ, मेरे लिए बनाओ। और उन्होंने जैसे लगता है कि वानप्रस्थ ले लिया। वो कहते हैं कि यार मेरे पास कहानी नहीं है, कहानी होगी तब मैं खुद ही आपके पास आऊंगा, आप अभी मेरे पास मत आओ, है ना। तो ऐसे लोग हमारे आसपास हैं जो सिनेमा में कंटेंट को गंभीरता से लेते हैं, सिर्फ इसलिए सिनेमा नहीं बना रहे हैं कि उनको खूब सारा सिनेमा बना करके उसकी एक ढेर लगा देंगे। ये था। लेकिन भाई मुंबई में जीने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि आप अपनी शर्तों पे जीवन जिए। आपको पैसे चाहिए। आप दिल्ली में, कोलकाता में, पटना में अगर रह रहे हैं और मुंबई से आप वाकिफ हैं तो जितनी वहां सैलरी मिलती है लोगों को अच्छी खासी, उतने में तो घर मिलता है यहाँ पे मुंबई में। तो महीने का 2-2.5 लाख रुपए तो कहीं से भी नहीं गया। आपके खर्च होने ही होने हैं महीने के 2-2.5 लाख रुपए यहाँ पे। तो अब मुझे लगता था कि यार पैसे कैसे मिलेंगे। जो लोग मुझे बुला रहे थे मैं उनके साथ सफर अपना शुरू नहीं कर रहा था। तो उसी बीच में एक सुबह मेरे पास इम्तियाज अली का फोन आया। इम्तियाज जी से मेरे रिश्ते बहुत पुराने नहीं है। ये रिश्ता जो है, हम एक दूसरे को जानते थे भले, लेकिन रिश्ता सघन हुआ पटना में। हम लोग एक बार साथ गए थे और काफी 2-3 दिनों तक हम लोग साथ रहे थे। उस बीच में हमने काफी एक दूसरे को समझने की कोशिश की। और मेरी फिल्म तब रिलीज नहीं हुई। फिल्म रिलीज हुई, इम्तियाज ने पूरी फैमिली के साथ वो फिल्म देखा था हॉल में जाकर के, फेसबुक पे लिखा भी था। और जिस साल मेरी फिल्म रिलीज हुई थी उसी 2017 के 2018 में, 1 साल के बाद, हाँ,
उन्होंने मुझे कॉल किया था कि यार देखो मैंने एक वेब सीरीज लिखी है और मैं चाहता हूं कि तुम और आरिफ मिलकर के, आरिफ अली उनका छोटे भाई हैं, लेकर हम दीवाना दिल उन्होंने बनाई थी एक फिल्म, और टेलीविजन में काफी काम किया था उन्होंने, और मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मिलकर के इस सीरीज को जो है वो डायरेक्ट करो। अब इम्तियाज अली का फोन आना अपने आप में एक बड़ी बात थी हम जैसे लोगों के लिए, जो दरभंगा, पटना, दिल्ली से उठ करके आप मुंबई आए हो, और अपनी तरफ से आना। और मुझे लगता है उसी दिन मैं मिला था उनसे, मेरे घर के पास ही द क्लब नाम की एक जगह है, वहां पे उन्होंने बुलाया था, अपनी पूरी टीम से मेरा तारुफ करवाया था उन्होंने। वहां मिले, फिर उन्होंने मुझसे पूछा था, उन्होंने नहीं, उनके किसी साथी ने मुझसे पूछा था कि पैसा कितना लोगे। मैंने कहा कि देखो, मैं सत्यमेव जयते में भी मुझसे यही सवाल पूछा था आमिर खान प्रोडक्शन के सीईओ ने कि भाई पैसे कितने लोगे आप। तो मैंने कहा था कि भाई आमिर खान प्रोडक्शन में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, उसमें भी सत्यमेव जयते जैसी चीज के साथ जुड़ने का मौका मिला, तो मुझे 1 रुपए दे दो आप। तो यहाँ भी मैं कहूंगा कि इम्तियाज अली के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, तो पैसा कोई इशू नहीं है। फिर भी जो उन्होंने मुझे पैसे दिए वो मेरी उम्मीद से कई गुना ज्यादा थे। मैं इतना सोच भी नहीं सकता था कि मुझे कभी इतने पैसे मिलेंगे, और पैसे के अलावा जो सम्मान, जो स्वतंत्रता विंडो सीट फिल्म्स में मुझे मिली सीरीज के दरमियान, जबकि मैं बिल्कुल नया था, मैं अंग्रेजी नहीं जानता था, मुझे बहुत सारी टेक्निकल शब्दावलियों का ज्ञान मुझे नहीं था, और इन तमाम कमियों के बावजूद जिस तरीके से उन्होंने पूरी मेकिंग के दौरान मुझे सपोर्ट किया, वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत सीखने वाला अवसर रहा। उसी दरमियान जब ये शी का पोस्ट चल रहा था, जब आप कोई साइन करते हैं कोई प्रोजेक्ट, तो कहा जाता है कि भाई जब तक ये प्रोजेक्ट खत्म ना हो तब तक आप दूसरा प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। तो मेरे पास ऑफर आया MX प्लेयर से एक सीरीज डायरेक्ट करने का। तो मैंने पूछा वहां पे कि देखो मुझे वहां से ऑफर मिल रहा है, उन्होंने कहा कि करो यार, ये तो होता ही रहेगा, करो, जितने काम कर सकते हो, जैसे कर सकते हो करो। तो फिर मैंने वो भी काम किया, वो भी आएगा, रनअवे लुगाई नाम है उसका। ओह, काफी इंटरेस्टिंग नाम है। नास भाई, सवाल है, हमारे और आपके एक परिचित है रविशंकर, आप जानते हैं? रविशंकर जी बहुत अच्छे अभिनेता रहे हैं थिएटर के, और यहाँ नायगांव में रहते हैं। हाँ। कभी कभी मेरे घर पे आते हैं, मैं कभी कभी उनके घर पे जाता हूँ। तो आजकल वो राइटर हो गए हैं। आजकल वो राइटर हो गए। तो उनकी एक चिंता थी, जो मैं, चूंकि अंधाधुन फिल्म की नाम आई है, उन्होंने ये कहा था मुझे कि अविनाश से बात हो तो जरूर पूछना कि हाल में मतलब पिछला नेशनल अवार्ड जो है अंधाधुन फिल्म को मिला है, तो इस तरह की उनकी चिंता ये है कि ऐसी फिल्में जिनका कोई मैसेज नहीं है, जिनका समाज पे कोई पॉजिटिव असर नहीं है, ऐसी फिल्मों को अगर नेशनल अवार्ड मिलने लगे तो फिर भाई अच्छी फिल्मों का क्या होगा, या फिर क्या मतलब रह जाएगा? देखिए, संदेश तो आपको ढूंढना पड़ता है यार, है ना। संदेश देने के लिए कोई फिल्म, तो मुझे नहीं लगता है कि हर कहानी में कोई ना कोई संदेश होता है, और अगर कोई संदेश आपको किसी कहानी में नहीं मिल रहा है तो मुझे लगता है कि वो एक निरर्थक कहानी है। और अंधाधुन में मैं 75 चीजें आपको गिना सकता हूँ जिस उस फिल्म से हम सीख सकते हैं। और सिनेमा जो है वो उपदेश देने वाला क्राफ्ट नहीं है। सिनेमा अपने आप में, आप चूंकि सिनेमा स्टडीज के आदमी रहे हैं, और जिस किस्म का सिनेमा हमारे हिंदुस्तान में बनता रहा है, जितनी तरह की धाराएं हमारे सिनेमा इंडस्ट्रीज में रही हैं, उन धाराओं में सिर्फ आप देखें कि जैसे सत्यजीत रे का स्कूल, ऋत्विक घटक का स्कूल देखें आप, या फिर आप श्याम बेनेगल का स्कूल देखें, या बाद के दौर में
अभी आप बहुत सारे लोग हैं जो अब अनुराग कश्यप का सिनेमा जो है वो क्या संदेश देता है ना। अभी अनुभव सिन्हा ने पिछली 3 फिल्में जो है वो कायदे की बनाई, उससे पहले उनकी फिल्में क्या है वो देख लीजिए। होता क्या है कि आपको समझना पड़ेगा कि श्री राम राघवन का जॉनरा क्या है। सस्पेंस थ्रिलर के जॉनरा में श्री राम राघवन सबसे शिखर के फिल्मकार हैं। और एक हसीना थी याद करें, उन्होंने मतलब कमाल की फिल्में दी हैं और कभी भी वो रिकॉग्नाइज नहीं हुए उस तरीके से जैसा उनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था। पहली बार अंधाधुन को लोगों ने हाथों हाथ लिया, और अगर वो हाथों हाथ लिया और तब इस तरह के सवाल हम नुक्ताची करने वाले निकालते हैं, तो मुझे लगता है कि हम थोड़े कृतज्ञ किस्म के समाज हैं जो हर चीज से एक ही तरह की डिमांड करते हैं, है ना। मुझे लगता है कि जैसे हर चीज का अपना एक वैविध्य होता है, वैसे ही उसकी मांगों में भी एक वैविध्य होना चाहिए, और अच्छा सिनेमा की कैटेगरी में आता है ये भी। और ठीक है यार, मतलब हमेशा इनकलाबी गीत गाने से ही क्रांति नहीं आती। मतलब कई बार गीतों की तासीर में इनकलाब होता है, शब्दों में नहीं होता। तो वैसी चीजें हमें करनी चाहिए। पल्लवी, आज आपके निर्देश। एक सवाल हमारी एक साथी है पल्लवी, हमारे साथ नाटक करती थी, फिलहाल वो तेजपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। उनका एक सवाल है आपके लिए कि जैसे आपकी जो फिल्म है अनारकली अपारा जो है, वो कंसेंट के सवाल को उठाती है। तो ये जो देश में मीटू मूवमेंट चला है और पिछले कुछ 1-1.5 साल पहले बड़ी तेजी से चला था, हॉलीवुड में भी और बॉलीवुड में भी और देश के बाकी समाज के हिस्सों में भी स्त्रियों की तरफ से, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहें उसमें? आप क्या सोचते हैं कि मेरी क्या राय होनी चाहिए? जो आपकी राय है वही मेरी राय है इसके बारे में, है ना। ये एक बड़ा जरूरी मूवमेंट है भाई। आप देखिए कि एक ऐसे समाज में जो पुरुष सत्तात्मक समाज है, उस समाज में स्त्रियों के पास एक तो स्पेस नहीं है। अपना स्पेस पाने के लिए, अपनी जगह पाने के लिए एक तो उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, एक्स्ट्रा स्ट्रगल करना पड़ता है। एक पुरुष कहीं पहुंचने के लिए जितना संघर्ष करता है, स्त्रियों को उससे दुगना संघर्ष करना पड़ता है। हमारे एक दोस्त हैं लाल बहादुर माखनलाल चतुर्वेदी में पत्रकारिता पढ़ाते हैं, और उनकी वाइफ जो है वो जेएनयू की है। तो उनके घर में एक बार गया था, तो मतलब बातचीत में मैंने उनसे कहा था कि यार देखो, बहुत जो है वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत काम करना पड़ता है, जबकि वो भी काम कर रही थी बाहर। तो उन्होंने मुझे कहा था कि देखो, अगर आप मजदूर हैं ना, आप पुरुष अगर मजदूर हैं, तो स्त्रियां जो है वो डबल मजदूर हैं। वो बाहर का भी काम करती है, घर का भी काम करती है, मैनेजमेंट का लेवल उनका बड़ा है। तो ऐसी दुनिया में अगर जबान खोलने के लिए स्ट्रगल कर करके आई हैं, सामूहिक रूप से आई हैं, तो इससे आप ना इत्तेफाक कैसे रख सकते हैं? बहुत जरूरी मूवमेंट था। और इसके बाद हमारी इंडस्ट्री में भी आप समझिए कि बहुत तरह से वर्क कल्चर बदला। हर ऑफिस में आपको एक मतलब गाइडलाइन जो है वो आपको पोस्टर के रूप में आपको चिपका हुआ मिलेगा कि आपके साथ आपका कोई सहकर्मी या कोई भी किसी भी तरह की कोई अनुचित मांग रखता है, या उसकी निगाह गलत है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई टीज कर रहा है, तो आप इन फोन नंबर पे इन लोगों से संपर्क कर सकते हैं। और उसी मीटू मूवमेंट का असर रहा कि फैंटम जैसी बड़ी कंपनी जो है वो ताश के पत्तों की तरह ढह करके गिर गई। तो बड़ी इमारतें जब गिरेंगी तो कई लोग आएंगे ये कहने के लिए कि स्त्रियां जो है वो मीटू मूवमेंट का अनुचित लाभ ले रही हैं, लेकिन 1-2 अपवादों को छोड़ करके इस पूरे मूवमेंट का बहुत खुल करके स्वागत किए जाने की जरूरत है। मेरी बोतल गिर गई थी। कोई नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से है कि जो आइडिया है फिल्म मेकिंग का,
भारत देखिए में इससे पहले मैं एक बता दूं आपको कि एक तो अनीश अंकुर भी आ गए हैं इस बातचीत में। अनीश अंकुर जी, आपका जिक्र हो चुका है बहुत ज्यादा। तारानंद वियोगी जी भी आ चुके हैं, आपके बारे में भी बहुत बातें हुई हैं इस बातचीत में। रईसुद्दीन रिहान है, पुष्कर कुमार है। पुष्कर कुमार मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर है, बहुत अच्छा लड़का है। तो रविराज पटेल भी है, प्रमोद रामेश्वर पांडे, ये सब लोग हैं। तो बहरहाल फिर आपका गया क्या? मुझे लगता है मृत्युंजय फिर अरे यार क्या जी क्या पूछ रहा था, कुछ आइडिया है तुमको? नहीं, मुझे उनका क्वेश्चन का आइडिया नहीं है, पर क्या कहते हैं, एक रीडर ने, आई थिंक हम लोग वो क्वेश्चन ले चुके हैं, किसी ने कहा था कि फिल्मों में स्त्रियों के का चित्रण, उसके बारे में कुछ बात कीजिए, या उनके रोल के बारे में कुछ बात बहुत कीजिए। क्लीशे सवाल है यार। बहुत क्लीशे सवाल है वो मैं समझती हूँ, और हमने एक्चुअली मी टू उठाया ही है। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मेन इश्यूज जो कि सिनेमा में है। ऑफ कोर्स एक सवाल एक हमारे ग्रुप की मेंबर पूछना चाह रही थी कि आप किन जॉनरा में काम करना पसंद करेंगे। एक तो आपने कहा कि आपको आजीविका के लिए जो काम मिलता भी है और आप कर भी सकते हैं वो तो आप करेंगे ही, लेकिन ऐसा कौन सा काम है जिसको आपके करने की बेहद इच्छा होगी? देखिए, उसको इतने सरलीकृत तरीके से मतलब कि मैं पैसे कमाने के लिए काम करता रहूंगा। उसमें भी मैं चूजी हूँ कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है, मुझे कहाँ से पैसे कमाने हैं, कहाँ से नहीं कमाने हैं, इसके बारे में भी मैं क्लियर हूँ एक तरह से। दूसरा क्या है कि आकांक्षा, ये सवाल कभी स्टीवन स्पिलबर्ग से पूछा जा सकता है क्या कि बॉस आपका जॉनरा तो ये है, आप इंडियाना जोन्स क्यों बना रहे हो? आपका जॉनरा तो शिंडलर्स लिस्ट है, आप जुरासिक पार्क क्यों बना रहे हो? आप देखो हॉलीवुड के डायरेक्टर्स को, एक ही डायरेक्टर कितने तरह के जॉनरा में काम करता है ना। वो वहां भी ये एक तरह का क्लासिफिकेशन अभी होने लगा है। हमारे यहाँ भी है कि भैया अनुराग कश्यप है तो इस तरह की फिल्में बनाएगा, है ना। इम्तियाज अली है तो वो लव स्टोरी बना सकता है। अनुभव सिन्हा है तो एक्शन फिल्में ही बना सकता है। आप अनुभव सिन्हा को देखो ना, पहली फिल्म तुम बिन अनुभव सिन्हा ने बनाई, कितनी प्यारी फिल्म है, कितनी प्यारी प्रेम कथा है वो। मतलब उसके गाने आज भी जब मैं सुनता हूँ, तुम बिन जिया जाए कैसे, बिल्कुल आप सोचो कि मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस गीत को सुनकर। फिर वो रावण जैसी फिल्म बनाते हैं, 10 जैसी फिल्में बनाते हैं, है ना। वो पूरे पलट जाते हैं, फिर अचानक से मुल्क लेकर के आते हैं, आर्टिकल 15 लेकर के आते हैं, थप्पड़ लेकर के आते हैं। मैंने अनारकली बनाई, मुझे बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिस फिल्मों के ऑफिस से मुझे फोन आए, मुझसे मिले लोग कि अनारकली जैसी एक और फिल्म बनाओ। मैंने कहा मैं नहीं बनाऊंगा अनारकली जैसी फिल्म। कोई कहानी एक ही बार कही जा सकती है, बार बार। हाँ, क्या है कि अभी जैसे शी काम किया, शी में सबसे ज्यादा दिमाग जो है वो इम्तियाज अली का लगा हुआ है ना। शी में भी जो मेरे हिस्से जो था, वो जहां पे इमोशन वर्क करता है ना शी में, है ना, वो सारे जैसे घरों का पूरा मामला, वो कमान मैंने संभाला था कि भाई ये मैं करूंगा। मुझे दो लोगों के रिश्तों से खेलने में, उसके रेशे रेशे निकालने में बड़ा मजा आता है। तो वो मुझे देखने में क्या पसंद है, मुझे हिस्टोरिकल एपिक चीजें देखना मुझे बहुत पसंद है। मैंने तुमको बताया था कि एतुगरुल मैं अभी देख रहा हूँ, है ना। मैं वाइकिंग्स जैसा कोई इंडियन सागा बनाना चाहता हूँ। क्राइम थ्रिलर जैसे, मतलब जो ड्रग कार्टेल की पूरी दुनिया है उसमें घुसना मुझे बड़ा पसंद है। लेकिन जो मैंने एमएक्स प्लेयर के लिए काम किया है वो बड़ा ह्यूमरस किस्म का काम है ना। वो आप समझिए कि फार्स कॉमेडी है, मतलब आधी आधी रियलिटी और आधी फार्स जो मिला करके एक कॉमेडी बनती है। वैसे कई बार आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या किया अविनाश ने, कितना चूतिया किस्म का काम किया है। लेकिन उस काम में मुझे बड़ा मजा आया। हाँ,
कुछ भी मतलब आप समझिए कि लॉजिकल नहीं है उस तरीके। तो मैं अभी अपना जॉनरा एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ। अविनाश भाई, हाँ जी मृत्युंजय, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। मैं जाने के पहले, मतलब गायब होने के पहले, फिर से जो सवाल कर रहा था कर लेता हूँ। सवाल ये था कि सोशल इशू तो ठीक है, हल्के पॉलिटिकल इशूज भी सिनेमा में आ ही जाते हैं और कई तरीके से हम चीजें ला पाते हैं, लेकिन सिनेमा का एक जो रिवोल्यूशनरी एंगल रहा है शुरुआती दौर में, मतलब रशियन सिनेमा ले लें या उस समय की और बाद की फिल्में जो हैं वो एकदम से गायब हो गई हैं, या फिर क्या सच में उनको लाना सिनेमा में बहुत मुश्किल काम रह गया है, हो गया है? नहीं देखिए, क्या है कि बाहर आपने एक फिल्म देखी होगी द पोस्ट। द पोस्ट देखी है हमने। द पोस्ट फिल्म जो है वो अमेरिका के एक अखबार की स्वायत्तता को लेकर के उसकी कहानी है ना। और उस पूरे स्ट्रगल में अमेरिकी सरकार, वियतनाम युद्ध के समय का वो पूरा सिनेमा है। उस समय में सरकार झुक गई थी और अमेरिका में मीडिया को जिस किस्म की स्वायत्तता मिली हुई है ना, एक तो हमारे यहाँ मीडिया को उतनी स्वायत्तता नहीं मिली है। हमारे दौर में जो कुछ रिवॉल्यूशनरी फिल्में आप जिसका जिक्र करना चाहते हो, जो नाम आप लेना चाहते हो, वो पैरेलल सिनेमा के दौर की फिल्में थी और उस सिनेमा को बनाने में सरकार का बड़ा योगदान था, है ना। कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन शेट्टी जैसे लोग घुसे हुए थे, या फिर अगर श्याम बेनेगल ने वो फिल्म बनाई थी तो जो पूरा अमूल का पूरा जो एक सहकारी पैसा था, एक पूरा सिनेमा उन्होंने उस पैसे से बनाया। लेकिन होता क्या है कि आप एक उस तरह की फिल्में तब ज्यादा बना पाते हो जब उस तरह की फिल्मों को पसंद किया आपके समाज में, आपके देश। इस तरह की फिल्मों को बहुत एक तो ऑडियंस नहीं मिला, दूसरा अगर ऑडियंस मिला भी तो सिनेमा बनाने का जो पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो सबसे बड़ा झोल फंसा हुआ है कि बहुत ज्यादा आप अटैकिंग मोड की एंटी एस्टेब्लिशमेंट फिल्में नहीं बना सकते। अगर आप बनाएंगे तो फिल्में लंबे समय तक अटके रहने की गुंजाइश जो है वो ज्यादा रहती है। सेंसर बोर्ड जो है वो बहुत ज्यादा डराए रखता है आपको। और क्या है कि डायरेक्टर जो बेसिकली डायरेक्टर्स मीडियम है सिनेमा, और बेसिकली कहानी कहने की एक बड़ी उदात्त और विजुअल विधा है। इस विधा की कमान जो है, इस विधा का पूरा जो दारोमदार है वो डायरेक्टर पे नहीं है। सबसे ज्यादा दारोमदार अगर कोई है तो प्रोड्यूसर पे है। आपको पहले प्रोड्यूसर को कन्विंस करना पड़ता है ना। तो हमारा सिनेमा जो है वो पूरे बाजार के गणित के हिसाब से चलता है ना। बाजार के गणित के हिसाब से अगर आपकी कहानी, रिवॉल्यूशनरी कहानी भी फिट आती है तो वो उसको पास करेंगे, आने देंगे, सपोर्ट करेंगे। अगर नहीं आती है सच्चा मतलब और सच्चा सिनेमा अगर आप बनाना चाहते हो तो उसके लिए पूरा मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारे फिल्मी दुनिया का वो बदलना पड़ेगा। अभी जो पूरा कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसको सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में बदलना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ एक सज्जन है, हमारे भी बहुत अच्छे मित्र हैं जिन्होंने नया पता, पवन श्रीवास्तव ने एक फिल्म बनाई नया पता। उसने दोस्तों से जुटाई 7 लाख रुपए में पूरी एक फिल्म बनाई और कमाल की फिल्म बनाई। उन्होंने दूसरी फिल्म बनाई लाइफ इज एन आउटकास्ट, मतलब वो दलित की पूरी कहानी पर, लाइफ ऑफ आउटकास्ट। हाँ, जोड़ तोड़ करके फिल्में बनाई। फिर उन्होंने एक और फिल्म बनाई। हमारे यहाँ श्रीराम डाल्टन ने जो है वो पूरी टीम जमा करके एक डाल्टनगंज पहुंच गए और उन्होंने एक फिल्म बनाई यूरेनियम, स्प्रिंग थंडर नाम की फिल्म बनाई। अब ये बड़ी रिवॉल्यूशनरी फिल्म है, बड़ी कमाल की फिल्म है। हमारे यहाँ एक
कथाकार हैं विमल चंद्र पांडे। विमल चंद्र पांडे ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, द होली फिश, है ना। अब इन अच्छी फिल्मों की नियति क्या है, जो रिवोल्यूशनरी फिल्में हो सकती हैं, कि आपको बाजार जो है वो अपने दरवाजे आपके लिए बंद कर देगा, है ना। उसको लगता है कि इस पैसे से हम पैसे नहीं कमा सकते, इस फिल्म से हम पैसे नहीं कमा सकते, तो आपके साथ नहीं खड़ा हो। लेकिन कुछ हाउसेज हैं जो बीच बीच में सपोर्ट करते रहते हैं अच्छा सिनेमा को। इसमें रेड चिली भी आगे आ रहा है अभी, जो शाहरुख खान प्रोडक्शन है। आमिर खान प्रोडक्शन भी कुछ अच्छी फिल्मों को सपोर्ट करता रहा है। दृश्यम फिल्म्स है, जिसने न्यूटन और मसान जैसी फिल्में बनाई है। तो ये सब लोग आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी होगी, जरूर होगी। नरेंद्र जी भी आ गए हैं, जिनकी गजलों का जिक्र मैंने किया था, है ना, तो वो भी अब आ गए हैं। तो अरविंद शेष आ गए हमारे। विमल चंद्र पांडे भी देख रहे थे, मैंने विमल का नाम देख करके नहीं किया है, मुझे अमितोष सब लोग देख रहे हैं। अवंतिका शर्मा। एक सवाल और इसके साथ, एक साल में उसके साथ जुड़ा हुआ मेरे जहन था ये कि अभी जो हिंदी का दौर है और जिस तरह की थीम बेस्ड फिल्में बन रही है, जो खासकर एक खास सत्ता तंत्र को जो है अपीज करने के लिए या उसके सपोर्टर्स को अपीज करने के लिए जिस तरह की फिल्में बनाने का दौर शुरू हुआ है, ये मेरे ख्याल से हिस्ट्री में, इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में कभी नहीं था पिछले 100 सालों में। 100 साल ही मान के अगर चले तो इस दौर के बारे में आपका क्या सोचना है? मतलब आप कह रहे हैं कि जो राष्ट्रवादी फिल्में बन रही हैं, राष्ट्रवादी और एक खास को अपीज करने के लिए जो बनाई जा रही है, सेंटीमेंट को ये करने के लिए, मतलब हाँ वो मैं समझ गया आपका सवाल। दरअसल जैसे आप तानाजी है, तानाजी फिल्म है, उसकी बात कर लीजिए, वो पूरी की पूरी जो पॉलिमिक्स है शिवाजी महाराज की, उसी को वो चेंज कर देता है। बड़ी सिंपल सी बात है कि जिस वैचारिकी को सपोर्ट करने के लिए फिल्में बन रही हैं, है ना, उस वैचारिकी को सपोर्ट करने के लिए थाती नहीं है उनके पास। थाती इन द सेंस कि उनके पास इतिहास की किताबें नहीं है, उनके पास मतलब जो ज्ञान के अलग अलग स्रोत हैं, है ना, उन स्रोतों की किताबें नहीं है। मतलब प्रामाणिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से इतिहास को जो है जज्ब करने वाली धारा वो है नहीं, और न अपनी उनकी धारा को सपोर्ट करने के लिए कोई मटेरियल बेस है उनके पास। अभी क्या है कि आप देखोगे, अंबानी उनके साथ है, अडानी उनके साथ है, बड़े बड़े कॉरपोरेट उनके साथ है। आप ये भी देख रहे होंगे कि इधर कुछ सालों में मनोरंजन उद्योग में मतलब इन्वेस्टमेंट का जो फैलाव हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है। मतलब एक फिल्म जो है वो बनाने में कई 100 करोड़ रुपए अब इन्वेस्ट होने लगे हैं। और ये बाहुबली से मुझे लगता है कि इतिहास में दिलचस्पी का एक दौर शुरू हुआ, जब बाहुबली जैसी फिल्म ने मतलब कई 100 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। 1000 करोड़ से ज्यादा, पहले 1000 करोड़ से ज्यादा का उसने बिजनेस किया। अब हमारे यहाँ क्या है कि बहुत पतली गली लोग पकड़ना जानते हैं, बहुत घुसते नहीं है कायदे से। रिसर्च हमारे यहाँ सबसे कम होता है। अगर सिनेमा की बात करें तो सबसे ज्यादा कम। आनंद प्रोजेक्ट के तौर पे किसी चीज के लिया, तानाजी प्रोजेक्ट के तौर पे लिया गया, है ना, कंटेंट के तौर पे नहीं लिया गया। एक बड़ा सिनेमा आप याद करेंगे कि जब डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने चाणक्य बनाई थी, तो चाणक्य का जो सबसे बड़ा चेहरा था वो डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी थे, पहली बार आए थे। और उन्होंने स्थापित किया था अपने मतलब कंटेंट की वजह से उस दौर में चाणक्य जैसी कहानी दूरदर्शन पे। हमारे यहाँ क्या है कि अब अगर 200 करोड़ रुपए का 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनेगा तो उसमें
कोई नया चेहरा प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। वो ऐसा चेहरा प्रोजेक्ट किया जाएगा जो अपने साथ सुरक्षित व्यापार लेकर के आए। तो होता क्या है कि अगर आप अजय देवगन को लेकर के आते हैं तो वो क्या सोचते हैं समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, फिर वो उस तरीके का कंटेंट तैयार होगा। अगर आप मधुर भंडारकर हैं और आप हिंदू सरकार बनाते हैं तो 74 के पूरे मूवमेंट को आप आरएसएस के नजरिए से देखेंगे, है ना। अगर आप विवेक अग्निहोत्री हैं और अगर आप वो फिल्म क्या थी उनकी, बुद्धा इन ट्रैफिक जैम, हाँ बुद्धा इन ट्रैफिक जैम, हाँ बुद्धा इन ट्रैफिक, तो उन्होंने अगर वो फिल्म बनाई थी तो पूरा जो नक्सल मूवमेंट है, जो पूरा अल्ट्रा लेफ्ट का मूवमेंट है, उस पूरे मूवमेंट को आप उनसे अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो बड़े उदार तरीके से देखेंगे। एक संदिग्ध बाजारू नजरिए से देखेंगे, आरएसएस वादी नजरिए से देखेंगे। इस तरह के लोग अभी ज्यादा सक्रिय हैं क्योंकि इनको स्टेट का एक मोरल सपोर्ट मिला हुआ है और इसीलिए इस तरह की फिल्में अभी ज्यादा बन रही हैं। लेकिन चीजें पलटती है भाई, आप देखेंगे कि बहुत अलग तरह का, हमारे यहाँ भी सुजीत सरकार ने मद्रास कैफे जैसी फिल्म बनाई ना। अभी बहुत सारे लोग हैं जो हिस्ट्री का एक मतलब पीपुल्स पर्सपेक्टिव वाली थ्योरी लेकर के सिनेमा में भी आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक यार ये बहुत ज्यादा बातचीत नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई सवाल है। हमारे रीडर्स कर रहे हैं, हाँ रीडर्स के दो सवाल हैं। हाँ करिए। हाँ तो आई जस्ट टेक अप 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द कमेंट सेक्शन। एक तो अवंतिका शर्मा का सवाल है कि मैंने पढ़ लिया, युवा पीढ़ी मनोरंजन जगत की ओर बहुत आकर्षित है लेकिन इनको सबको सफलता नहीं मिलती, आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? भाई देखो भाई, क्या है कि आपको क्या लगता है कि जो यूपीएससी का एग्जाम है वो हर साल कितने लोग देते होंगे, या बैंक पीओ का एग्जाम है वो हर साल कितने लोग देते होंगे, या रेलवे में नौकरियों के लिए कितने हजार कितने लाख लोग हर साल आवेदन देते होंगे। जिनको नौकरी नहीं मिलती है या जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं वो क्यों नहीं कर पाते हैं? कई बार जो है वो सेम रैंकिंग का आदमी जो है, सेम मेधा का आदमी, सेम प्रतिभा का आदमी जो है वो भी एक दूसरे से पिछड़ जाता है। वो क्यों होता है? ये इस सवाल का जो है वो बहुत सरल किस्म का कोई जवाब नहीं हो सकता है कि ग्लैमर वाली दुनिया है, ग्लैमर वाली दुनिया का हिस्सा सब बनना चाहते हैं लेकिन सबको सफलता नहीं मिल सकती है। तो सवाल यह है कि आपकी तैयारी क्या है। अगर एक अनुराग कश्यप से आप बातचीत करेंगे, एक सुभाष कपूर से बातचीत करेंगे, आप हंसल मेहता से बात करेंगे, छोड़ दीजिए आप शाहरुख खान से बात कीजिए, आप इरफान जो अभी अभी गुजरे उनसे बात करिए, छोड़ दीजिए आप अभिनेत्रियों में जो है स्वरा भास्कर से बात कीजिए, तापसी पन्नू से बात कीजिए, काजोल से बात कीजिए। ये लोग सोसाइटी के हर पहलू पर बहुत डेप्थ के साथ बात कर सकते हैं। क्या है कि हमारे बहुत सारे थिएटर के दोस्त मिलते हैं चाय के टीहों पर जो स्ट्रगल करने के लिए मुंबई आए हुए हैं, लेकिन उनकी बातचीत की पूरी दुनिया में गॉसिप्स के सिवा कुछ नहीं है, किताबों का कोई जिक्र नहीं है। तो होता क्या है कि आप आ तो गए हैं लेकिन आप कामयाबी का सरल नुस्खा ढूंढने के लिए आए हैं, आप हिस्सा बनने के लिए नहीं आए हैं, आप काम करने के लिए नहीं आए हैं। आप काम करने के लिए आएंगे तो आपके कान जो है ना वो चौकन्ने रहेंगे हमेशा, हर चीज के लिए, हर पॉलिटिकल चीज के लिए, हर सोशल चीज के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि जितने उदासीन तरीके से आप आएंगे उतनी ही उदासीनता आपको बॉलीवुड में भी हाथ लगेगी। अगर आपने अपनी जमीन पर कहीं बहुत अच्छे से काम किया हुआ है, बहुत अच्छी तरह काम किया हुआ है, तो यहाँ भी आपको स्पेस मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा।
और एक आखिरी सवाल, ये विकास जानना चाह रहे थे कि आज यूट्यूब और टिकटॉक के टाइम में आपको क्या लगता है कन्वेंशनल सिनेमा पे क्या इनका कोई प्रभाव पड़ सकता है, जबकि आज एक्टर्स स्पेसिफिकली यूट्यूब और आई मीन टिकटॉक और म्यूजिकली जैसी एप्स खुद भी यूज कर रहे हैं? मेरे पास एक उदाहरण है हम्म, कि मैं जब अखबार में आया था तो बहुत ज्यादा एडिशन नहीं होते थे अखबारों के। हम्म, प्राइवेट न्यूज चैनल्स का मतलब इतना ज्यादा फ्लड नहीं था, इतनी ज्यादा बाढ़ नहीं आई हुई थी। जब एडिशंस शुरू हुए अखबारों के, न्यूज चैनलों की बाढ़ आनी शुरू हुई, तो एक बड़ा जुमला आया कि अब क्या करेगा अखबार। क्योंकि जितने दर्शक है उसी में से बटेंगे, जितने पाठक है उसी में से पाठक बनेंगे, तो अखबारों की प्रसार संख्या जो है वो कम होगी, है ना। अब टीवी देखने लगे हैं लोग तो अखबार कम पढ़ेंगे, है ना। इस तरह की बात आती गई। लेकिन आप देखेंगे कि अभी टेलीविजन भी ज्यादा देखा जा रहा है, अखबार भी सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे हैं, उनकी भी प्रसार संख्या लाखों में है, करोड़ों में है ना। तो कोई भी मीडिया आता है ना तो अपने साथ एक नया ऑडियंस ग्रुप भी लेकर के आता है ना। आप ये सोचेंगे कि अब फेसबुक आ गया है तो किताबें कौन खरीदता होगा, सारा ज्ञान तो फेसबुक से ही मिल जाता है। व्हाट्सएप से जो है हिस्ट्री आती है, अब उसी से सब मिल जाता है लोगों को। अब इतिहास की किताबें अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है। बिल्कुल। तो टिकटॉक और बाकी चीजों ने बहुत स्थानीय प्रतिभा को ग्लोबलाइज मतलब करने में बहुत मदद करने वाले एप्स हैं। और आप देखेंगे कि आपके लिए स्ट्रगल वो आसान कर रहा है, आपके मुकाम, आपकी मंजिल तक पहुंचने का। बहुत सारे टिकटॉक, अभी मैं गया था, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी है, तो हमारी शी की कास्टिंग मुकेश छाबड़ा ने की है। तो मैं उसके ऑफिस जाता था, तो एक एक्टर आया था, तो उससे पूछा सवाल कि भाई तुम्हारे इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर हैं। तो उसने कहा कि भाई अभी तो कुछ नहीं, 200-250 फॉलोअर होंगे। तो उसने कहा बेटा जब 50,000 फॉलोअर हो जाए ना तब अयो तू, है ना, कास्टिंग के लिए। तो अब ये तरीका है क्या कि आपको सोशल मीडिया के जरिए आपको बाजार को ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि आपकी भी अपनी फॉलोइंग है, तभी आपको यहाँ कंसीडर किया जाएगा। तो टिकटॉक और इन तमाम चीजों ने एक बड़ा काम तो किया ही है, लेकिन इससे सिनेमा को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सिनेमा को असर करेगा ये लॉकडाउन करेगा, ये कोरोना करेगा सिनेमा को असर, है ना। जब मॉल्स नहीं खुलेंगे, जब थिएटर हॉल नहीं खुलेंगे, लेकिन फिर भी आप ऑनलाइन बिजनेस बढ़ेगा, आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की खिड़कियां ज्यादा खुलेंगी। तो इन सब चीजों से मुझे लगता है कि सिनेमा मेकिंग में, वैसा कहानी कहने की कला में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मृत्युंजय, ओवर टू यू, आप कुछ कहना चाहते हैं? अब नमस्कार नहीं, बस करते हैं। अपना में जिस विनाश को जानते हैं वो एक रोमांटिक हुआ करते थे, रिवोल्यूशनरी विनाश हुआ करते थे, एक पोएट करते थे जो गजलें भी लिखते थे, क्या प्रेम होते थे। तो मैं जो कविता लिखते थे, गजलें लिखते थे, प्रेम में होते थे, रोमांटिक अविनाश थे वो। तो मैं इसको रैपअप करने के लिए आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप एक अपनी कोई नज्म या कोई गुनगुनाना चाहे, सुनाना चाहे प्रेम वाली, तो आप सुना सकते हैं। यार देखो यार, आप गाते भी? हाँ 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 हाँ, आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, मुझको अपनी खबर नहीं यारो, तुम जमाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, मुझको दुनिया के रंजो गम देकर मुस्कुराने की बात करते हो। ये यार रेशमा की आवाज है। मतलब रेशमा जिस पिच पे गाती है और जिस कमाल तरीके से गाती है इस गजल को, उसको सिर्फ आंख मूंद करके महसूस किया जा सकता है, उसको अपनी जबान से दोहराया नहीं जा सकता है। जिक्र मेरा
चला तो चिढ़ के कहा किस दीवाने क्या की बात। बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। तो इस गजल के साथ मुझे लगता है कि सभा का समापन कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। है ना? बहुत सुंदर जरूर गजल, और जरूर, शायद हमको आज बहुत बहुत पता चला धन्यवाद। कि आप गा भी सकते हैं, इतना सुंदर गा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच अविनाश जी, आपने हमारे साथ इतना लंबा समय निकाला, इतनी सारी बातों का जवाब दिया, इतनी सारी बातें सुनाई। हम अब कोशिश करेंगे कि हम ऐसे सेशंस आगे करते रहें अपने व्यूअर्स के लिए, ऑडियंस के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि हम दोबारा फिर मिलें, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सेशंस करें आपके साथ। तो इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो थैंक यू। मच। आप सबको नमस्ते, बाय बाय। नमस्कार, थैंक यू। मैं भी एंड करता हूँ अपना वीडियो। हाँ जी।